अच्छा जी, ऑनलाइन ऑडियंस, आई एम रियली सॉरी, मैं तो म्यूट अनम्यूट करना भूल गया, मुझे अभी भी याद आया। तो हाँ, प्रैंक तो नहीं हुआ, खैर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं हुई। अभी तो हम गपशप कर रहे थे। यस, साहिल है नाम ना, कैन यू हियर मी नाउ प्लीज, बता दीजिए। अच्छा, ज्यादा लोग आ गए, सॉरी। अच्छा, इतनी देर से आपको आवाज नहीं आ रही तो आप लोग, वो खैर वीडियो भी बनती ना, उन्हें क्या पता मैं बोल रहा हूँ। चलें, ओके चलिए, अच्छे सही वक्त पे मुझे याद आ गया। फिर भी मैंने भी कुछ ऐसी खास बात नहीं करी थी, बट खैर आई कैन सी मोर पीपल नाउ। अच्छा, ये वो लोग थे जिनका आने का कोई प्लान नहीं था, ये तो इत्तेफाक से ऑनलाइन लिंक मिल गया तो आपने कहा चलो ज्वाइन कर लो, क्या याद करेंगे ये। चले ठीक है, मैं सब देख रहा हूँ, सारी चीजें नोट की जा रही हैं, डॉक्यूमेंट की जा रही है। ओके, तो एक दफा मुझे आप प्लीज बोलकर बताइए, एनी वन ऑफ यू, मेरी आवाज क्लियर है और मेरी वीडियो भी क्लियर है और आप स्क्रीन पे अपनी पावर पॉइंट देख पा रहे हैं? यस सर। हमें सेशन स्टार्ट किए हुए कुछ 10 मिनट हो चुके हैं, बट आप लोग फोकस उस पे थे, म्यूट पे थे, तो मुझे एकदम से याद आया। अच्छा, तो इसीलिए अगर आपने कोई एक पेपर छोड़ा हुआ है तो आप टेक्निकली आउट है, फिर तो आप आराम कीजिए। हाँ, सेशन में आप बैठ सकते हैं, इट्स नथिंग कि आप सेशन में नहीं बैठ सकते, आप सेशन में बैठ के पहले से तैयारी कर सकते हैं, चीजों को फोर्स ही कर सकते हैं। उस समय अगर पिक्चर्स आपने ले ली हो ना, तब तो फिर ये लाइट आगे की बंद कर दीजिएगा ताकि ये बच्चे देख पाए। तो चले, अब नई जर्नी स्टार्ट हमारी होने लगी। डीपी चेंज है? किसकी डीपी चेंज? कौन सी प्रोफाइल? अच्छा, हाँ अभी अभी करते, अभी करते, वो फोटो सेशन चल रहा है, फिर उसके बाद कर देंगे, जल्दी से इसको कर दे। अच्छा है, उमर फारूक, तुम जो है ना, अब सुधर जाओ। अब एक नई लाइफ शुरू होने वाली है, जब ये अगले पॉइंट पे मैं आ रहा था। अच्छा, लाइट होने के बाद आई होप कि आई एम विजिबल टू यू। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, अब जोक सुसाइड सारी चीजें, आप मेरे ख्याल से एसीसी की क्लास के लिए आई होंगी, राइट? हाँ, गलत जगह पे आ गई, मुझे लग रहा था ऐसा। और कोई तो नहीं है ऐसा? बिकॉज यहाँ पर ओरिजिनली एसीसी की क्लास शेड्यूल थी, हमने ये छीना है ऑडिटोरियम फ्रॉम देम, दैट इज व्हाई। तो वो जब आके बैठी मुझे लग गया था कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तो नई लाइफ शुरू हो रही है अब आपकी। अब निकल आए अपने इन चक्करबाजियों से आप, ये आपके अंदर एक है ना, क्या बोलूं मैं, छिचोरापन, एक बचकाना हरकतें, और हाँ, इनसे निकलना है आपको, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड नाउ। यूनिफॉर्म भी उतर जाएगा ना, उतर गया जी, बल्कि आपने तो पहना ही नहीं उस तरह जिस तरह पहनना चाहिए। तो थैंक्स टू कोविड, बल्कि अभी तो देखे ना, जो नए बच्चे ऑडिट पढ़ने हैं ये भी विदाउट यूनिफॉर्म है, तो ये तो कोविड की वजह से यूनिफॉर्म हैज बीन वेव्ड ऑफ अनऑफिशियली। तो इसलिए जो पहला सेशन है ना आज का, ये फोकस कर रहा है उन्हीं चीजों पर। ये अभी हम इंटरव्यू टेक्निक्स की बात नहीं कर रहे, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। ये आपको बहुत कम जगहों पर ये बातें इस तरह बताई जाएंगी, एंड आई हैव बीन अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग दिस फॉर द लास्ट 13 इयर्स नाउ। ये बड़ी यूजफुल बातें हैं आपके लिए, जो कि आप अभी कहेंगे आगे चल के कि ये हमें क्यों बता रहे हैं आप, लेकिन ये आपको बताना जरूरी है, बिकॉज ये जो आपके 2 साल गुजरे ना, 2 ढाई 3 साल, किसी के 2 साल, किसी के 2.5 साल, किसी के 3 साल, दिस हैज चेंज्ड योर पर्सनैलिटी इन द गुड सेंस और द बैड सेंस। ये 2 साल यानी ए लेवल्स के बाद जो 2 साल थे आपके, या इंटरमीडिएट के बाद जो ये 2 साल थे, कैफ की बात कर रहा हूँ, एएफसी और कैफ। एएफसी और कैफ में जो आपने ये वक्त गुजारा है, किसी के 2 साल, किसी के 2.5 साल, किसी के 3 साल भी गुजरे, this has changed or transformed your personality. I'm asking you, in the good sense or in the bad sense? ये आपको पता होना चाहिए। No, not in the good sense. You have transformed into a bad sense. Let's be very honest to each other. देखिए, मैं आपकी नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मेरे मेरे अल्फाजों पर गौर कीजिएगा, मैं आपकी कॉम्पिटेंस की बात नहीं कर रहा, आपकी स्किल्स की बात नहीं कर रहा, आपकी नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपकी पर्सनैलिटी। वो तुम अपनी बात कर सकते हो, बहरहाल सारे ऐसे नहीं। तो पर्सनैलिटी में चेंज आ गया आपकी, यानी ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं ना, एक्सेप्ट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑलवेज, लेकिन ये 2 ढाई 3 साल ना आपको जिंदगी से बेजार कर देते।
आपके चेहरों की जो रौनक है वो खत्म हो जाती है, आपकी जो सोशलाइजेशन है वो बहुत कम हो जाती है. I'm saying there are few exceptions. Some people uphold all that. और जो ओवरऑल आपको होता है ना जीने की ख्वाहिश और आरजू, वो कहीं ना कहीं सबसाइड. लेकिन लेट्स बी वेरी, अब हो गया ना क्या, अब हम ये बातें कर सकते हैं. ये मैं ऐसे ही कहता ये लोग बेचारे जो बैठे हैं यहाँ पे, ये डीमोटिवेट होंगे, तभी पढ़ने आए ऑडिट, इनको तभी मेरी तकरीरें सुननी लंबी लंबी. क्या हो तो अब आपको वापस चेंज करना है अपने आप को. देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम सब जानते हैं और ये आप भी जानते हैं कि 2 साल आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं थे. आप जो पर्सनालिटी अपने साथ लेकर आए थे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, आपकी पर्सनालिटी अभी भी वहीं के वहीं है, या शायद थोड़ी सी और नीचे ही चली गई. अगर हम आपको थोड़ी बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज के मौके भी प्रोवाइड ना करें ना, जो कि अभी 3 महीने पहले आपने देखा कम्यून में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ चीजें करी, कि अगर थोड़े बहुत आपको मौके भी प्रोवाइड ना किए जाए तो आपका पता नहीं क्या हाल हो. आपका जो सॉफ्टवेयर पार्ट है ना पर्सनालिटी का, दैट इज कंप्लीटली रूइंड. अब उसको रीगेन करना है. देखिए, यहां तक तो आप पढ़ने, अपने मैं क्या कहूं, अपनी पढ़ने की सलाहियत और ताकत पर आगे आ गए. What has brought you here will not take you there now. यहां तक आने के लिए जो चाहिए था वो आपने कर लिया है. अब यहां से आगे जाने के लिए ना आपको ऑडिट अच्छा आना, या अकाउंटिंग अच्छी आना, या लॉ अच्छा पता होना, या टैक्स अच्छा पता होना, ये ये वाइटल नहीं है, ये क्रूशियल नहीं है, ये छोटा सा पार्ट है. हाँ, आपको ऑडिट आता हो, आपको अकाउंटिंग आती हो, आपको टैक्सेशन आता हो समझ में, आप लॉ जानते हो, लेकिन इसके अलावा अब आपसे और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं. You should know how to work like a team member. You should know how to work like a leader. You should know how to develop your relationship with your team members. You should know how to dress up. You should know how to interact with people. You should know how to practice patience. Human handling करनी है अब आपको. लोगों के साथ काम करना है अब आपको. Professionals के साथ काम करना है आपको. It's not going to be easy. ये हरगिज भी आसान नहीं है. बिकॉज अभी तो हम कॉलेज लाइफ में थे ना, सुबह उठे, क्लास लेने आ गए, क्लास ली, चले गए, पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया. इट्स मोर बियॉन्ड, इट्स बियॉन्ड दैट नाउ. इट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इट्स पीपल मैनेजमेंट, इट्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इट्स कैरिंग योरसेल्फ, इट्स हाउ यू टॉक टू ईच अदर, हाउ यू कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ यू गेट अलोंग विद पीपल, एंड एट द सेम टाइम मैनेजिंग द एग्जामिनेशन स्ट्रेस. अभी तो कैफ हुआ है ना, कैफ का जो एक पेपर, वो सी फैप का जो एक पेपर है वो कैफ के 4 के बराबर है. अभी तो कैफ हुआ है ना, और अभी तो कैफ भी नहीं हुआ ना देखा जाए तो. यहाँ एसीसी की क्लास नहीं चल रही, यहाँ पे रूम हैज बीन चेंज्ड. ठीक है, थैंक यू. तो अपना अपने कुछ और चीजें सीखनी है, और ये जो मैं अभी शुरू के आधे घंटे, सॉरी हो जाता, तुम्हें देर तो नहीं होगी कोई, हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है. तुम्हारा कट ऑफ क्या है मुझे बता दो बस. ठीक है, ओके. तो आई स्टॉप इन द मिडल, आई गिव यू द 30 minutes एंड देन आई कंटिन्यू. ठीक है, अभी तो क्या टाइम हुआ है, अभी तो 2:09 हुआ है. ओके, सो थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको चीजें सीखी. मैं आई एम सरप्राइज्ड टू सी कि ऑडियंस हमारी पता नहीं क्यों कम है, लोग शायद अभी वेकेशंस पे हैं, आई डोंट नो. बट दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जूम पे हम इसलिए इसको कर रहे हैं ताकि रिकॉर्ड हो जाए और आगे आप लोग इसको देख सकें. अच्छा जी, सो लेट्स मूव ऑन. इसका आज का जो थोड़ा सा एजेंडा है वो द प्रोफेशनल इमेज दैट यू हैव टू नाउ कैरी योरसेल्फ. अच्छा, ये बातें अभी क्यों बताई जा रही हैं? बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम फ्रॉम नाउ. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जो 2-2 फर्म्स में इंटरव्यू देके आ चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको ऑफर्स भी हो गई हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे पूछने के बाद वहां ज्वाइन भी कर लिया है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वक्त ऑडिट फर्म में बैठे हैं इसलिए वो सेशन अटेंड नहीं कर रहे. ये मैं आपसे लफाजी नहीं कर रहा हूँ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू. एटलीस्ट 3 लोग इस वक्त सेशन में इसलिए नहीं आ सके क्योंकि वो फर्म के किसी क्लाइंट पर ऑडिट पे पोस्टेड है. हाँ, लेकिन इट्स ऑल हैपनिंग इन
स्मॉल फर्म्स। बिग थ्री ने अभी इंडक्शन उस तरह से स्टार्ट नहीं करी है, बट जो छोटी फर्म्स में लोगों ने सीवीज ड्रॉप करी, उनको कॉल आ गई, इंटरव्यू क्लियर हो गया, दे गिव मी अ मैसेज, सर क्या करें? मैंने कहा ज्वाइन कर लो, कोई मसला ही नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आता तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। देखिए, रिजल्ट आने के बाद जब आप पास होंगे ना, तो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। कॉन्ट्रैक्ट वो ट्राई-पार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 लोगों के दरमियान वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें एक पार्टी आप है, एक पार्टी आपकी फर्म होगी, और तीसरी पार्टी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, आप आजाद हैं। आप एक फर्म, 2 फर्म, 3 फर्म, इधर से उधर हिप हॉप कर सकते हैं, 10 जगह जा सकते हैं, किसी फर्म को किसी वक्त छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस यू हैव द रिजल्ट विद यू, वंस आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फिर आप जिस फर्म में हैं, आप उस फर्म में रहने के पाबंद होंगे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। फिर अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं। तो अभी तो फारिग बैठने से बेहतर है अगर किसी फर्म ने आपको कह दिया कि ज्वाइन कर लें, और ये उस फर्म को भी पता है कि जब इसका रिजल्ट आएगा और ये पास कर लेगा तो ये किसी बिग फोर में चला जाएगा, बट उस फर्म ने भी आपको इसलिए इनवाइट कर दिया कि चले आ जाइए, 2 महीने आप भी कुछ सीख जाएंगे, हम भी आपसे कुछ काम ले लेंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जब आप ये 2 महीने गुजारने के बाद किसी बिग फोर फर्म के इंटरव्यू में जाके बैठेंगे, तो आपके इंटरव्यू के रिस्पॉन्सेज बहुत मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि आप 1.5-2 महीने किसी भी एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर चुके होंगे। ये बहुत एडिड चीज होगी। तो मैंने तो किसी को मना ही नहीं किया, मैंने कहा आप सोचे भी ना, देयर इज नो लॉस, कोई नुकसान नहीं है। कोई ऑफर कर रहा है, जाओ, चले जाओ। कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है ओरिजिनल, वो भी दे दो, वो आपके डॉक्यूमेंट जब्त नहीं कर सकते, आप कोई दहशतगर्द नहीं है। जब आप उनसे डॉक्यूमेंट्स वापस मांगेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल करेंगे, 1-2 दिन चक्कर आपके लगाएंगे, बट दे विल रिटर्न, बिकॉज दे कैन नॉट कीप देम विद यू, दैट्स एज पर द रेगुलेशंस ऑफ ICAP, अपने पास नहीं रख सकते। तो इसीलिए ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, ये सिर्फ फर्म में इंडक्ट होने के बाद काम नहीं आएंगी, आज से आपके काम आएंगी कि आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हाउ यू शुड ड्रेस अप, हाउ यू शुड टॉक टू देम, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन एन इंटरव्यू, आपके जवाब किस किस्म के होने चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ये चीजें आपको आज से ही प्रैक्टिस में लेकर आनी है, क्योंकि ये चीजें आप एग्जिबिट करेंगे तो इंडक्ट कोई करेगा ना आपको, वरना तो इंडक्ट ही नहीं करेगा। तो इंडक्शन हो जाने के बाद तो ये बिजनेस एटिकेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडक्शन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको एक क्विकली गो थ्रू करेंगे। Image, the 21st century is dominated by image. It's your century now, right? What is image? It's a powerful tool that, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो कॉर्पोरेट हो, हर एक का एक इमेज होता है ना। So it's a powerful tool, and projecting the right kind of image is vital for success. Vital इसके बगैर गुजारा नहीं है, vital है। तो आपने अपना पर्सनल इमेज, अपना प्रोफेशनल इमेज प्रोजेक्ट करना है। ओके, ऐसे ही हमने इस इमेज का एक एक्रोनिम बनाया जस्ट टू मेक यू remember things. I for impression, हम बचपन से सुनते चले आए ना, first impression is the last impression, सुना है ना बचपन से, नहीं कहावत आई है मार्केट में, last impression is the everlasting impression। कौन सी ठीक है? दूसरी वाली। कहते ना ऑडिट का पहला टॉपिक अच्छा पढ़ाओ ताकि बच्चे गिर जाए, फिर पूरे सेशन पेलते रहो, आखिरी टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ा दो। मैंने ऐसा नहीं किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको लगता होगा मैंने ऐसा किया, बताइए विच इज इंपॉर्टेंट। अरे दोनों इंपॉर्टेंट है यार, क्यों? अच्छा, पढ़ने में लगता है नहीं ये आखिरी वाली चीज इंपॉर्टेंट है, बट ये लास्ट इंप्रेशन देने का मौका तो उसी वक्त मिलेगा ना जब तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा। अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा होगा, लोग तुम्हारे साथ एसोसिएट ही नहीं करेंगे, तुम्हें हायर ही नहीं करेंगे, तो हाउ विल यू बी एबल टू गिव द लास्ट इंप्रेशन। तो इसलिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों को आपने मैनेज करना है। ओके, people on average make 11 thoughts about you in the first 45 seconds of their contact with you। पहले 45 सेकंड जब कोई आप नए आदमी से मिलते हैं ना, तो आपके बारे में 11 चीजें सोचता है। क्या? पहले 30 सेकंड में आपका इकोनॉमिक लेवल क्या है, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपकी सोशल पोजीशन क्या है, ये आपको सिर्फ देख के भी बात नहीं कर रहा आपसे। एंड इन द नेक्स्ट 4 minutes when you talk to them, when you communicate with them, then they assess your trustworthiness, your reliability, your intelligence, your capacity, your confidence वगैरह वगैरह। तो मुझे किस पे काम करना है? पहले 30 सेकंड वाली चीजों पे ना, बाकी चीजों की तो हमारी बात में आएगी।
जब वो मुझसे बात करेगा तो he'll get to know me more, but what I need to focus as the first impression is on these things. अगर ये अच्छा हुआ तो वो 4 मिनट मिलेंगे मुझे, अगर ये पहले 30 सेकंड वाला इंप्रेशन अच्छा नहीं हुआ तो शायद वो 4 मिनट मिलना मुश्किल होगा। ओके, एम इज फॉर मूवमेंट, हाउ यू कैरी योरसेल्फ। आप लोग एसीसी की क्लास के लिए आए? नहीं, इसी के लिए आए सेशन के लिए। व्हाट आर यू हियर फॉर, बताइए। इंटरव्यू टेक्निक सेशन के लिए ना? हाँ, तो आगे आ जाइए फिर। एक तो असल में आप लोग के चेहरे मुझे याद नहीं, बिकॉज यू हैव बीन देयर ऑनलाइन, ठीक है, so that's why sorry for the प्लीज तुम चुप रहोगे आज? ओके, थैंक यू। नहीं, बस आप आज और हमेशा। मूवमेंट, एम इज फॉर मूवमेंट। द वे यू मूव एंड कैरी योरसेल्फ स्पीक्स। मैंने आज सोचा नहीं था कि ये भी होगा क्लास में, मुझे सरप्राइज मिला है। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बात ये थी कि तुम भी हो गया सेशन में, अगर मैं ऑनलाइन ही रख देता प्योर। अच्छा है। M is for movement. The way you move and carry yourself speaks volumes about you. Pay attention to your body language, इसकी बात भी हम करेंगे। आपके बॉडी पोस्चर्स, जिस तरह आप बैठते हैं, जिस तरह आप ग्रीट करते हैं किसी को खड़े होके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आपको पीसीएससी में भी बताया था, आप तो अब खैर भूल गए होंगे। अगर आप कम्युनिकेशन को के टुकड़े करें ना, तो बॉडी लैंग्वेज हैज एन इम्पैक्ट ऑफ मोर देन 50%। 50% से ज्यादा इम्पैक्ट बॉडी लैंग्वेज का है, यानी 50% से ज्यादा इम्पैक्ट उन चीजों का है जो आप कहते नहीं है, जो सिर्फ दिख रही होती है, ठीक है। A is for attitude. Develop a can-do attitude, accomplish goals easily. Positive outlook, high energy. अब ये जो चेहरों पे आपकी बेजारियत है ना, ये खत्म होनी चाहिए। Your faces should be fresh and sparkling. किसी के सामने जाके बैठोगे ना जब इंटरव्यू के लिए, और तुमसे पूछेगा What do you feel about chartered accountancy? ऐसा ना हो कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। आप क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बस ना पूछे। पता चला आपने कहा यही सही जगह है, सारे दिल की बातें इससे कह दो, एंड यू आर आउट। तो कहेगा तो ये तो ऐसे बेजार लोगों को लेके मैं करूंगा क्या? बिकॉज जब आपको फर्म हायर कर रही, वो अपने लिए नहीं कर रही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। दे नॉट हायरिंग यू फॉर देयर फर्म, दे आर हायरिंग यू टू बी एट देयर क्लाइंट्स। उस फर्म के जो क्लाइंट्स है ना, वहां पे आपको भेजना है, वहां पे आप फर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। आपका किया हुआ, करा हुआ, बोला हुआ सब नोट किया जाएगा। तो फर्म कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसे बेजार शख्स को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाए, जो कि हमारी फर्म की पिछले कई सालों की बनी बनाई रेपुटेशन खाक में मिला दे। तो यू नीड टू लुक फ्रेश। अंदर आपके कुछ भी चल रहा हो, आप कितने ही टूटे हुए क्यों ना हो, वो आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। that's what we mean by positive outlook, high energy. अंदर की बात नहीं बतानी है, ओके। एंड जी इज फॉर ग्रूमिंग, इसकी हम बात करेंगे। योर क्लोथिंग एंड एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स नोटिस्ड बाय यू। गलत है, लेकिन यही सच्चाई है। डोंट गिव पीपल अ रीजन टू व्हाट इज हैपनिंग टू इट। अगर ये सही नहीं हुआ तो फिर हम तुम्हें क्लास से बाहर लगा देंगे, शायद सीख हो जाए। डोंट गिव पीपल अ रीजन टू अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी। मतलब आप बड़े काबिल हैं, आप मेरिट होल्डर हैं, आपकी नॉलेज जबरदस्त है, लेकिन आप एक पुअर ड्रेसिंग करके चले गए। यू आर गिविंग पीपल द रीजन टू अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी। जब वो आपसे बात करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, तो उनको लग पता जाएगा कि आप कितने कॉम्पिटेंट है, बट आप उस चीज का मौका आने नहीं दे रहे, और वो फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका मिलेगा वो पूरे आपके इंटरव्यू में कैरी रहेगा। एंड ही इज फॉर एटिकेट्स। एटिकेट्स के बारे में मायने क्या है, हम ये लफ्ज बड़ा इस्तेमाल करते हैं वैसे एटिकेट्स, बट हमें मतलब नहीं पता होता। इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ विद द काइंड ऑफ पॉलिश दैट शोज यू कैन बी टेकन सीरियसली। यानी इन अदर वर्ड, जो सेकंड पैराग्राफ है ना, वो इंपॉर्टेंट है कि दैट यू आर कंफर्टेबल विद पीपल एंड पीपल अराउंड आर कंफर्टेबल विद यू। आपके एटिकेट्स ऐसे होने चाहिए, ओके। व्हाट टू वेयर इन ऑफिस। अच्छा, आपको अपना वार्डरोब तैयार करना है, तो वार्डरोब तो आप देखिए, अब वार्डरोब तैयार आपका होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास कपड़े नहीं थे, आप यूनिफॉर्म पहने पैदा हुए थे, ऐसा तो नहीं है।
ज़ाहिर है आपकी टीएसए से बाहर भी एक सोशल लाइफ थी, एक वार्डरोब आपके पास डेफिनेटली होता है, लेकिन अब आपको उसको मॉडिफाई करना है। एक प्रोफेशनल वार्डरोब में आपके क्या होने चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर हम शर्ट्स की बात करें, तो आइडियल इज यू शुड वेयर अ वन कलर शर्ट, सिंगल कलर शर्ट, राइट? अब उमर कमेंट्स नहीं करो प्लीज। प्लेन shirts go best, thin stripe, white or off white goes the best, ये बेहतरीन कलर्स होते हैं। अदरवाइज शेड्स ऑफ ब्लू, ग्रे, ये ब्लू और ग्रे के शेड्स, ये प्रोफेशनल शेड्स हैं। यानी हम क्या कह रहे हैं, व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट इज द बेस्ट, बट अगर आप रंगीन मिजाज हैं, आपको कलर्स अच्छे लगते हैं, इट्स ऑल राइट, यू कैन गो फॉर शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रे। ब्लू, एंड मैं भी आपसे मुखातिब हूँ, इनसे मुखातिब नहीं, आई एम टॉकिंग टू यू। ब्लू एंड ग्रे के शेड्स आप पहन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो और ज्यादा रंगीन मिजाज हूँ, यू वांट टू वेयर मोर कलर्स, इट्स ऑल राइट, तो फिर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है पेल शेड्स ऑफ ग्रीन, पिंक, पर्पल, येलो, जो भी पेल शेड्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी वलीमे में नहीं जा रहे, यू आर गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल इंटरव्यू, एंड बिलीव मी और नॉट, हमने ये सीखा है और हमने ये सुना भी है अपने सीनियर से कि आपके इंटरव्यू की स्कोरिंग में बाकायदा इस चीज के मार्क्स होते हैं, इसकी ग्रेडिंग्स होती हैं। डोंट डू समथिंग अनइंटेंशनली जिसकी जरूरत नहीं है। और आपको रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक है तो पहनिए, बेशक पहनिए, घर पे पहनिए, इधर पहनिए, उधर पहनिए। आपका एक ऑफिशियल वार्डरोब होना चाहिए जिसको आपको मेंटेन करना है। अच्छा, फिर ऑल बटन्स टू बी बटन्ड, ये स्लीव्स आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, जहां जहां बटन लगे हैं वो लगाने के लिए उसको लगाना है। इवन दिस कॉलर बटन, राइट, क्योंकि आप टाई पहन रहे होंगे, जब आप टाई, अच्छा बहुत सारे लोग बगैर बटन लगाए टाई पहन लेते हैं, बट वो विजिबल होता है, दैट डजंट लुक गुड। ये छोटी छोटी बातें, इफ यू आर वेयरिंग अ टाई, इफ तो ऑप्शन नहीं है आपके पास, टाई तो आपको पहननी होगी फॉर्मल ड्रेसिंग में, तो आपको ये बटन्स अपने लगाने होंगे, स्लीव्स आपकी रोल डाउन होंगी, उसके बटन्स आपके प्रॉपर्ली लगे हुए हैं। अच्छा, लाउड कलर्स आपने अवॉइड करने, लाउड कलर्स, थिक स्ट्राइप्स आपने अवॉइड करनी है, चेक्स आपने अवॉइड करनी है। ट्राउजर्स में एक मिनट, ट्राउजर्स की देखें कुछ कलर्स यहाँ पे हैं, ब्लैक गोज द बेस्ट, ब्लैक तो आपका हर एक के साथ चलता है, और कुछ न्यूट्रल कलर्स हैं जिसमें फॉन कलर आप कहते हैं, या ब्लू कलर है, डार्क ब्लू, डार्क कलर्स के ऑब्वियसली आपके ट्राउजर्स होने चाहिए। नीट क्रीज इन द मिडल शुड रन फ्रॉम टॉप टू डाउन, डेफिनेटली, बिकॉज़ यू आर नॉट यूज्ड टू दीस थिंग्स नाउ। हमारी कॉलेज लाइफ में वी रिलाई मोर ऑन जीन्स एंड टी-शर्ट्स, राइट? कमिंग बैक टू दिस वार्डरोब विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन योर इनिशियल डेज, बट यू गेट यूज्ड टू इट। कभी कभार जब आप पहली बार पहन के खड़े होंगे ना, तो आपको लगेगा मैं जोकर लगूं, बट दैट इज व्हाट यू हैव टू बी नाउ, यू नो, पहनना है वैसे ही है। एंड दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वन दैट फिट्स योर साइज, लेंथ एंड वेस्ट, किसी से मांग के नहीं पहनना आप, कि वो जो 4 साल पहले आपको आता था वो अब आ जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना? पता चलेगा अगर आप अपने साइज के कपड़े नहीं पहनेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आपको ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि यू हैव टाइम। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाले कपड़े तो मेरे सारे छोटे हो गए, या मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब ये मेरे नहीं आएंगे, लेंथ का मसला है, वेस्ट का मसला है, तो फिर उसकी तैयारी कर लें, 2-3 आप अपने ड्रेसेस तैयार करें उस हिसाब से। ओके, मैं इसका जवाब तुम्हें क्लास के बाद दूंगी, ठीक है? अच्छा, अब ये यार ये बड़ा परेशान कर रहा है आज, आई डोंट नो। ये टाइज की कलेक्शन, अब व्हाट यू कैन वेयर एंड व्हाट यू कैन नॉट वेयर, ये एलिगेंट कलर्स हैं जो आप पहन सकते हैं सारे, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। और टाइज हमेशा ब्राइट कलर्स की होती हैं, रेड कलर की आप शर्ट नहीं पहन सकते, लेकिन डेफिनेटली आप रेड कलर की टाई जरूर पहन सकते हैं, बिकॉज दैट लुक्स गुड। ओके, सॉक्स शुड कोऑर्डिनेट विद योर ट्राउजर, जिस कलर के आपके ट्राउजर्स हैं उसी कलर के आपके सॉक्स होने चाहिए, फर्क नहीं हो। लोग बाज़ औक़ात इस बात का ध्यान नहीं देते, सॉक्स कौन देखेगा, है ना, आप कहते हैं सॉक्स किसने देखने यार, सॉक्स दिखते हैं जब आप बैठते हैं और आपके ट्राउजर्स ऊपर जाते हैं, तो सॉक्स दिखते हैं, पहने हुए ना होंगे तो फिर कुछ और दिखता है, दिखता तो है ना।
बात समझ आई? ये आजकल तो विदाउट सॉक्स शूज पहनने का फैशन है ना। कम आउट ऑफ दैट, सॉक्स तो पहने आपको। लॉन्ग इनफ नॉट टू एक्सपोज योर स्किन व्हाइल सिटिंग। जो आजकल छोटे छोटे क्या एंकलेट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, छोटे छोटे तो एड़ियों तक खत्म हो जाते हैं, वो बहुत तकल्लुफ करते हैं आप मोजे पहनने में, बस यही तक, इससे ज्यादा मेरी स्किन बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, पूरे सॉक्स ऊपर तक हो, लॉन्ग इनफ नॉट टू एक्सपोज योर स्किन व्हाइल सिटिंग, एंड दे शुड डेफिनेटली स्मेल ग्रेट। ये क्या बात है? और इसी सेकंड लास्ट पॉइंट आपने नहीं पढ़ा, नॉट वर्न आउट और टोन फ्रॉम थंब और हील्स। अक्सर हमारे मोजे फट जाते हैं ना एड़ियों से या आगे उंगलियों की तरफ से। अच्छा, अगेन, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, बड़ा अच्छा सवाल किया ये, कि दिमाग में आता ना कि यार अगर एड़ी से मेरा मोजा फटा हुआ है या आगे से उंगली के पास से फटा हुआ है तो क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ऐसा मेरे साथ हुआ है वंस। एक दिन आई वाज गोइंग, यार मैं बगैर इसके बोल सकता हूँ बट इनको आवाज नहीं जाएगी ना हमारे जो। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स बताइएगा, मैं आई एम स्पीकिंग विदाउट माइक, कैन यू हियर मी? Yes, sir. क्लियर है? कोई मसला तो नहीं इफ आई कैन डू गो विदाउट माइक? No, sir, it's clear. ओके, क्लियर। तो एक दफा मेरे साथ ये इशू हुआ इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी फॉर द फर्म। तो मेरा ट्रेनिंग थी उस दिन, आई वाज अ ट्रेनर एट द फर्म। मेरा मोजा थोड़ा सा फटा हुआ था, मैंने कहा खैर है पहन जाओ, टाइम नहीं था उसमें। अच्छा, हम कुछ चीजें फोर्स ही नहीं कर पाते। अब हम चले गए अंदर पहन के, कौन देखेगा? जूते उतार के कौन देखेगा? जूते भी उतार सकते हैं क्या? नहीं, ये तो मैं जैसे ही पहन के जा रहा हूँ शाम में आकर उतारूंगा। मैं चला गया, ट्रेनिंग थी, आई वाज अ ट्रेनर एट फर्ग्यूसन की ट्रेनिंग थी, मैं ट्रेनर था, नए नए ट्रेनीज थे। अब हुआ जोहर की नमाज का वक्त और मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे साथ पूरा काफिला चल रहा है। अब मेरे समझ नहीं आया कि मैं अपने शूज उतारूंगा तो उनको मेरे अंदर की कैफियत पूरी दिख जाएगी, पता चल जाएगी। इट्स ऑल टोन। आप अंदाजा नहीं कर सकते उस दिन हाउ टैक्टफुली मैंने अपने जूते और मोजे एक साथ उतारे, है ना? ये बात आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, हाँ, मतलब ये बात आपको सिर्फ इसलिए बताई जा रही है, ये बात आपको सिर्फ इसलिए बताई जा रही है कि यू कैन समटाइम्स यू कैन नॉट फोरसी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। यार एक सॉक्स ही तो है ना, 2 3 4 अच्छे सॉक्स आपके पास होने चाहिए। अच्छा, समर्स में यूजुअली आप, मुझे नहीं पता खैर आप कितने दिन चलाते हैं समर्स में, आप एक पेयर ऑफ सॉक्स कितने दिन चला सकते हैं? और विंटर्स में देखिए, ये थोड़ा सा ना हम उल्टे दिमाग के लोग हैं। मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं आपकी आपकी दिमाग में बात है या नहीं। समर्स में आप एक पेयर ऑफ सॉक्स ना एक हफ्ते भी चला सकते हैं, दे विल नॉट स्मेल बैड। विंटर्स में यू कैन नॉट रिपीट द सेम पेयर द नेक्स्ट डे, इट्स द अदर वे अराउंड। गौर कीजिएगा, विंटर्स आने वाले, you might not feel that because you are used to it maybe, but the others who are with you, मैंने कहा ना etiquettes, you are comfortable with people around you and people who are with you are comfortable with you, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। शूज, ट्रेडिशनल शूज हो, पॉलिश शूज आपके होने चाहिए, लेसेस और विदाउट लेसेस दैट वोंट मैटर, लेकिन ये आपके ये वाली चीजें जो स्पोर्ट्स शूज हैं या स्टिकर्स वगैरह हैं वो नहीं चलेंगे आपके। ओके, यू शुड वेयर अ वॉच, इट लुक्स गुड। अगरचे आप टाइम नहीं देखते अपने घड़ी पे, अब टाइम देखने के और बहुत सारी चीजें आपके पास हैं, बट स्टिल एज अ कॉस्ट्यूम यू शुड वेयर इट। ओके, कमिंग ऑन टू वुमेन। अच्छा, आप लोगों का कोई फॉर्मल ड्रेस कोड नहीं है, इनका तो फॉर्मल और कैजुअल है ना, बट फॉर यू इट्स द सेम, बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव while wearing certain colors. Loud colors like red color or orange color, they are not recommended in an official setup. आपको it should be small patterns, simple prints, self colors. In short, it should look elegant because आपके ड्रेस कोड में कोई नुमाया फर्क नहीं है। बहुत मेहनत से जमा की मैंने ये।
ये देखिए रेड लाइन, focus on the red line. Yes, you can wear a jewelry, ठीक है, that's a part of your costume, but this is something you can wear and this is something you cannot. ये etiquettes है, कोई आपने ऐसी चीज नहीं पहननी जिसमें बहुत सारी आवाजें होती हूँ। ऐसा ना हो कि आप दूर से चल के आ रही हैं और आपके आने से पहले ही पता चल गया कि आप आ रही हैं। First impression, okay, unfair but true. You are judged on your appearance. Unfair but true. You don't get a second chance to make a first impression. And poor dressing can have a negative impact. So we have to dress for the occasion, right? If you know where you are going. For example, हम कुछ clients पे जाते हैं ना, हमारे dress codes clients पर हमारे casual होते हैं, तो हम उसको follow कर लेते हैं. But let's say if I have a meeting with CFO today, so I have to be formal. That's why they're saying dress for the occasion. If you are going for a swimming, you will definitely not wear a two-piece. But if you're going for a meeting with the CFO, you are definitely not going to go like this. So you have to dress for the occasion. That is dressing for success, okay? Kadwa Sach. According to a study published in Journal of Labor Economics, plain people earn 5 to 10% less than people of average looks, who in turn earn 3 to 8% less than those deemed good looking. Unfair but true. उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ, जो लोग दिखने में बेहतर लगते हैं वो 3 to 8% ज्यादा कमाते हैं उन लोगों से जिनके एवरेज लुक्स होते हैं, और जिनके एवरेज लुक्स होते हैं वो 5 to 10% ज्यादा अर्न करते हैं उन लोगों से जिनके लुक्स बिलो एवरेज होते हैं. By looks doesn't mean your face alone. It's the way you carry yourself. It's the way you dress up. अगरचे सबकी कॉम्पिटेंस और स्किल्स एक जैसे हैं, but what makes difference is the dressing part. Okay. ये first aid kit आपके पास होना चाहिए. A deodorant, a comb, a disposable poo wipe, shoe buffer, right? अक्सर हमारी जूते साफ करने की आदत होती है ना, हम यूं ये पीछे इससे कर रहे होते हैं अपने ट्राउजर से. This is very common. तो एक छोटा एक शू बफर आपके पास वाइप होना चाहिए. Spare set of shoelaces. Sometimes you might experience कि आपके शू, इसलिए without laces shoes are good. ये डर नहीं होता, अगर laces आपके किसी वक्त टूट जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम है थोड़ा सा. Okay. Deadly sins. Clothes that are too tight, you look like a stuffed turkey. Just because it looked good on you 10 years ago doesn't mean it still does. ठीक है. Belts are to hold up your pants, not some sort of technology tool holder. ये पहले लोग अपनी belts पर ना पूरे टेक्नोलॉजी में मोबाइल यहाँ टंगा होता था, यहाँ होता था, अब तो खैर नहीं होता. Things are changed now. Okay. Before moving on to the next agenda item, I would like to call Mr. Huzaifa Imran. For you, हम यहीं से फिर continue करेंगे इसके बाद. Huzaifa Usman, sorry. He is our alumni and a very proactive alumni, I would say. He has done his A-levels from Nixer, right? Then he joined Chartered Accountancy. He has represented TSA at many forums, including the competitions held at ICAP level. जो हमारा Finance Olympiad होता है, he represented TSA twice, right? If I'm not wrong. CFAP का तुम्हारा क्या state? खैर वो तुम खुद बता देना. मैं let me not speak more than that. So right now he's working in an audit firm, right? He'll introduce himself to you. So Huzaifa को हमने खास तौर पे आज ज़हमत इसलिए दी है because he'll guide you generally about this induction process, how it goes, because these are the latest people in the market. हम तो पुराने हो गए. And more than that, he'll give you a brief guidance on the selection of CFAP papers. क्योंकि आगे आपके लिए भी milestone है कि what to go for and what not to go for. So please Huzaifa, join us here for another 30 minutes and then हम फिर यहीं से continue करेंगे. You need a PowerPoint now? अच्छा देख लो. माइक बंद हो गया, इसको सॉल्व. नहीं वो जूम के लिए जरूरत पड़ सकती है. नहीं, इनको जा रही है, हो जाएगी आवाज. अच्छा ऑनलाइन ऑडियंस प्लीज एक बार और कंफर्म कर देना आपको आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है. Yes, sir. ओके.
So can people connected on Zoom confirm that my screen को visible है? Yes. ठीक है. Assalamu alaikum. I'm Muzaffar Osman. I'm Muzaffar Osman. 2.5 years ago, September 2019, September to October 2019, मैं भी इसी पोजीशन में था. वही सर फहद यहाँ पे थे. I was sitting over there. Room shared different though, but we were going through exactly the same stuff that he went through right now with you all. Preparing for inductions, how to deal with finals. So I'm definitely won't be as good as people who've been experienced in this field for quite a long time, but I'll try to impart as much knowledge as I can. My experiences, what I've seen in firm, and what I've been through in firm, how my finals journey went through. So I hope that at the end of the next 30 to 40 minutes, you understand what's going to happen in the next 3.5 years, 3.5 to 4 years. So let's just begin. Before that, I'll quickly talk about, so just a small about me section. So basically, I'm in Ferguson right now. I started working with Ferguson in December 19. Those time ki induction ka phase tha. That's when I joined Ferguson. I primarily work in the assurance department, जो audit and assurance, जो आप अब तो cafe है, जो cafe में आप सीखते हैं. That's my primary experience. If I talk about sector wise, so primarily I deal with the oil and gas sector, oil and gas, energy, IPPs. That's where my major experience lies. इसके अलावा textile and rice processing, those are just you can say कि वो एक outliers हैं in the portfolio of clients that I've done. उसके अलावा I am a chartered accountant. I recently qualified in July. The result आया था in July 2022. That's when I qualified. My articles will end next year in May 2023. So I qualified within articles, you can say. So if you want to reach out to me after this session, you can just reach out to me on LinkedIn. That's the safest, and that's what I use the most these days. So that's, if you have any questions, if you have any queries, be it related to CA or subjects or firms, inductions, whatever that is, you can reach out to me on LinkedIn. My LinkedIn username is over here. It's Muzaffar-Osman. So our agenda for the day is preparing for induction. You won't read a lot in this presentation. It's just to give a sense of a direction of where my talk is going to go. So we're first going to talk about preparing for induction. And definitely I won't be talking a lot over here because change kar dein. Am I audible at the back? You all can hear me, right? So we're not going to talk a lot about preparing for induction because Sir Fahad has already gone through that in detail, and I think he has a lot more stuff to cover as well. I will talk about industry versus practice. So I hope you all know that
you now have two options for your article. You either stay in practice, that is assurance, you join an audit firm, or you move into practice. Practice may the notable companies that we have, the bank on the banking side we have Mizan, HDL. On the FMCG side we have ICI, we have ICI is not really FMCG, campus, but Unilever. That's what we have on the industry side. उनके inductions normally frequently open होते नहीं हैं, but just in case it opens up and you have an opportunity to work in an industry, so you can assess whether to move into firm or move into industry. Then I'll briefly go over how to deal with finals, CFAP papers and MSc2 papers, how you can go through them. And in the end, I'll just quickly go over what awaits you in the next 3.5 years for your articles. So that is going to be my agenda for the day. And I think this entire thing will cover around 30-35 minutes. And then we can have a few questions in the last couple of minutes. And that's when I'll hand it over to Sir Fahad. Okay, so preparing for inductions. Inductions ka, what I can tell you is what to expect in an interview. Interview में कैसे जाना है, क्या पहन के जाना है, how to present yourself, वो सब सर फहाद ने cover कर दिया है. And I can because I've been through, because I went through this like 2.5 years ago, but जो recently भी हमारे जो intakes होते हैं firm में उसको देखते हुए what I can say is कि ये चीजें matter करती हैं. How you dress up, how your posture, how you stand, how you enter the room, how you leave the room. All of these things ये बहुत छोटी-छोटी minute चीजें होती हैं, but the partner does take note of how you are as a person. They basically judge you based on your soft appearance, your soft skills. So induction के लिए I'll just go over two things. एक तो Big Four में particularly you have to give a test in the beginning, right? The test is the first door into your induction process. Ferguson's की बात करूँ तो Ferguson's का भी एक test होता है. हमने भी दिया था, हमारे आने वालों ने भी दिया है, जो पहले वाले भी देते हुए आ रहे हैं. But lately what they've been doing is they've moved away from technical questions and they are now more focused on soft skills, on aptitude. Well, basically aptitude test hota hai. It's all like you have like an hour and you have to solve around 30 to 40 MCQs, and they are basically focused on your non-verbals, your verbals, your mental maths. वो आपसे audit and tax नहीं पूछते. I'm just talking about Ferguson, जो मुझे recently test का पता है. अब अभी वाले test में क्या होता है, I'm not too sure about this, but जो recently last couple of years से जो हो रहा है, मैं उसको देखते हुए बताऊँ तो, और उनका focus अब technical questions से हटता जा रहा है. And इसकी वजह सीधी ये है कि you went to the test because you qualified your CAF or your result rating. So they know that you know your stuff. They know that you know your tax and you're well versed in law and financial reporting and accounting. That's why you were able to clear CAF. I mean, CAF तक की जो knowledge है, that is sufficient for the first couple of years or first few months in your articles. उसके बाद आप ये finals से गुजर रहे होते हैं, so that automatically translates into what you're doing at work. So they do not want to know how well your taxation is or how well you remember your laws or how well you remember IFRS is. They're more focused on how you present yourself, how you deal with people, how you talk to people. They're going to put you in a group, and group discussion तो पहले होता था, अब तो नहीं होता, but previously ये भी होता था कि they would put you in a group and they would just throw a topic over there. And they would judge how what each and every one of you talks about on that topic, how well you talk about it, and how you counter or rebut as the person next, the argument of the person next to you. अब तो group discussion का culture खत्म हो गया, but previously तो अब उनका focus इन चीजों पे ज़्यादा है. उनका focus technical expertise से हटता जा रहा है, because technical expertise की गवाही आपका CAF का certificate दे रहा होता है उनको. दूसरी बात, अगर मैं EY की बात करूँ तो EY का जब मैंने interview दिया, test दिया था, तो EY की test was focused on accounting. It was focused on IFRS. अब क्या होता है, I'm not sure. So if you're going for a test, it's good to just cover your basics. I wouldn't say to go in extreme detail about IFRS 15. ऐसे आप पूरा रट्टा लगा के ना आ जाए, पूरा go through के ना आ जाए. But ऐसा नहीं होगा कोई आपसे पूछ ले तो आपको कुछ पता भी ना. So just go through your basics before going into the test. अच्छा, once you clear that, अच्छा ये भी ध्यान में रखिएगा कि Ferguson के test is not a 50% cutoff. It's not based on a percentage. कि you score 15 out of 30 and you're in for the interview. It's based on percentiles, which means कि अगर 500 बच्चा दे रहा है, so they have to pick the first 100 or 200 for the interview. That's who they're going to shortlist. So जो 200 बच्चे ने score किया, that is going to be your cutoff. अब शुरू के 200 बच्चे अगर 22 में फारिग हो गए, so even if you score 21, 20, which is more than 50%, there's a chance you'd go on a wait list or you wouldn't get to go in an interview. So just keep in mind कि वहाँ पे you have to do your best in the test, because that is the
उससे पहले the partner does not know you. I know people who are merit holders and they got rejected because they did not do well in the test. So ये दिमाग में मत रखिएगा कि if you're scoring 50%, you're in. You have to do absolute best in the test. And honestly, the test इस तरह का ही होता है. It's quick math or quick English or 30-second में एक MCQ कर दिया. You just think about. So it's basically testing how well you think it's a time pressure test is what we can say. अच्छा, interviews में मेरा जो EVAC interview हुआ था, nothing about accounting, nothing about IFRS, no taxation, solely based on who I am as a person, what my ambitions are, what my goals are, where do I come from, how my past experiences are going to help me in my articles. Same thing with Ferguson. मेरा 15 to 20 minutes का interview हुआ था, and it was only focused on my life before I joined CA. What I did in my A levels, how the kind of extracurriculars I was involved in, the time of my O levels and A levels. That's what they were focused on. But इसका मतलब ये भी नहीं है कि because of course we all come from different socio-economic backgrounds. So the partners को ये नहीं है कि एक class divide नहीं रखी हुई है कि यार इस college का आया है तो इसको लेना जरूरी है, या इसका कोई local cantonment के school से आया है so हम नहीं ले सकते. इस तरह की सोच नहीं रखते. So if they know that, if they know where you come from, they're going to shift the topics to current affairs. They're going to ask about your political inclinations or what you think of the economy or what you think of the social issues around us, what you think of the world and everything that's happening in the world with Russia, Ukraine, or Brexit, or the Queen dying and the impact that can have on Europe. So unka focus is pe hoga कि can you think beyond the boundaries of your classroom? Can you think beyond the boundaries of IFRSs? Because when you, चाहिए मैं articles के उसमें भी cover करूँगा, just a brief note कि when you move into assurance and audit, you're not just focused on how well the company is doing accounting wise or how compliant it is with IFRS with companies that you're also focused on how significant events in the world can impact the company. For example, if I give a brief example, we do a procedure. I mean, it's not a procedure; it's more of a documentation. Okay, the impacts of Russia invading Ukraine on the possible impacts of Russia invading Ukraine on the company. उससे पहले during COVID, we are focused on how COVID-19 is impacting the company and what is the impact on our audits. अब COVID-19 से लोग घर पे बैठ गए. जब लोग घर पे बैठ गए तो if we talk about controls, तो control पहले एक check sign on rigidly manually होता था. अब वो automatic होता है. अब वो through email होता है या through system होता है. So you are not just focused on compliance with IFRS and accounting and taxation and laws. You also have a holistic approach on what's happening in the world and how that is impacting the company. अब Russia Ukraine की बात करूँ, so we do हमारे ऐसे clients वैसे होते नहीं in Pakistan, but we just have to give a general we do have to do a general documentation about it. If a company is importing something from Russia, the impact of sanctions on Russia on the company. So इस तरह की चीजें partner expect करेगा कि आप बता सकें कि what's the impact of what's happening in the world impacting the companies, impacting audits. अभी ऐसी चीजें जाहिर है you're just entering into an article, so ऐसा नहीं है कि they expect you to be spot on about it, but just a brief understanding of those stuff also helps. उसके अलावा the partners are also focused on कि आप एक किताबी कीड़े नहीं हैं. You have a life outside of your articles. So they are interested in what you do. अब मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ इंटरव्यू हुआ था फर्ग्यूसन में. उसके इंटरव्यू में उससे पूछा कि व्हाट्स योर फेवरेट टीवी शो. अब उस टाइम पे वो चेर्नोबिल का दौर था जब वो चेर्नोबिल रिलीज हुई थी अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्टिंग इन रशिया. तो उसने बोला कि मुझे चेर्नोबिल पसंद है. पार्टनर के साथ एक मैनेजर था. द मैनेजर एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइन, दे हैड अ डिस्कशन ऑन चेर्नोबिल फॉर like 4 to 5 minutes. So if you have something more to yourself, put it on the table. Tell them that there's more to you than just IFRS. There's more to you than just classrooms and taking online classes and lectures. So they are there to understand you as a person, how you talk, how you interact. And ये भी एक myth है कि you only have to speak and converse in English the entirety of the time. You can be bilingual. I would say कि keep a mix between Urdu and English. I know someone, मेरा एक senior है, वो उसकी articles अभी खत्म हुई है in May. तो उसने अपने group discussion में पूरे टाइम उर्दू में बात की. He was not confident conversing in English. तो जैसे ही group discussion शुरू हुआ, सब लाइन से 10-12 बंदे इंग्लिश में बोलते आ रहे हैं. एक बंदे का तो ब्रिटिश एक्सेंट भी था. वो बोलते आके उस तक पहुंचे. उसने कहा कि excuse me, can I converse in Urdu? And the moderator allowed him to. And
and he got inducted in Ferguson. मॉडरेटर ने क्या देखा कि बंदा इतना कॉन्फिडेंट है कि इसको एक चीज में he is not comfortable with something, and he talked about it. He conversed in a language he is most comfortable with. आर्टिकल्स खत्म हो गए, फर्स्ट क्लास सही चल रहा है उसका. So they're there to you. The interviewers only focus on you as a person. तो ये सब चीजों को सोचते हुए आप इंटरव्यू में जाइएगा. न्यूज़पेपर्स पढ़ लें, चीजों को देख लें. अच्छा, एक सवाल लाजमी आता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस. अच्छा, कुछ बच्चे बोल देते हैं नो वी आर गुड, वी आर ऑलराइट. सो जस्ट प्रिपेयर अ बंच ऑफ क्वेश्चंस विद यू. सही है. अब मेरे जो दोस्त का जो उससे चेरनोबिल वाला वाकया हुआ था, फर्गसन के वेटिंग हॉल में एक फर्गसन का एक वो लगा हुआ, स्टैंडी लगी. तो स्टैंडी में कोई फर्गसन की पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ था, some new PwC stuff that was happening. तो जाके अंदर वो पूछ ले कि मैंने बाहर की चीज पढ़ी, ये क्या चीज है, how will that assist us audits, or how will that impact our life as a trainee. So पार्टनर उस चीज से जाहिर इंप्रेस हुआ होगा, इंडक्ट हो गया वो. सो इस तरह की चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे आप फोकस करें, एंड यू टेक दीज विद यू इन द इंटरव्यू रूम. अच्छा, एक इंटरव्यू फर्गसन का तो होता है, पैनल इंटरव्यू होता है, 2-3 पार्टनर्स होते हैं. मेरे पास 2 पार्टनर्स थे, एक डायरेक्टर थे उस वक्त, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था. ऑन एन एवरेज 10 to 12 मिनट्स का इंटरव्यू होता है. जल्दी भी खत्म हो जाता है. इन केस अगर जल्दी खत्म हो जाए तो 2 बातें हैं, या तो यू डिड रियली वेल, या फिर यू आर नॉट गोना गेट इन. So that's preparing for induction. इसके अलावा मज़ीद जो टेक्निक्स हैं वो सर फहाद is a better person to go in detail about it. अच्छा, industry versus practice. So last year in June 21, I spent quite a lot of time working in an industry as well. एक client था, उस पे staff shortage थी, and my managers, they decided to send me over there. So I think I am in a better position to talk about whether you should go for industry or practice, because I've seen both worlds. I am a senior right now in an audit firm. I am doing audits, and I spent significant time working in an industry, working on deep dive accounting, financial reporting, preparing financial statements, and preparing deliverables for the CFO, for board audit committees. So I'll just quickly go over this. Okay. दोनों चीजों में मसला है नहीं. There are people who recently qualified and completed their articles from industry, and उससे फायदा ये हुआ इनको कि they just जैसे इनकी articles खत्म हुई, the company where they were doing their articles from, they offered them a job. So एक तो job security अच्छी होती है normally, अच्छी तो वैसे पूरी होती है, लेकिन but industry में ये होता है कि the moment you are done with your articles, you are their employee. They rehire you, you rejoin the company as an employee, not a trainee. So एक तो अच्छी बात ये है. दूसरी बात ये है कि firm में normally you are focused on assurance. You might get a flavor of tax, you might get a flavor of advisory, rotation अगर आपकी बारी है तो. But industry में अभी तक तो यही सुना है कि they have a policy of rotating you from department to department over the course of 3.5 years. You're going to spend time in finance and planning, जहाँ पे budgeting. Did you all like study MFA? या आप MFA वाले हो ना आप लोग? So MFA पे आपको काम आ सकता है financial planning में, budgeting, costing, dealing with rates and LIBOR stuff के लिए वहाँ पे. You get to work in treasury, you get to work in taxation for a bit, you get to work in financial reporting. लाजमी आप करोगे because that is drilled down accounting. So industry का तो एक ये फायदा है. दूसरा फायदा ये कि normally industry के hours थोड़े flexible होते हैं. Normally it's 9 to 5. तो closing के periods पे, deliverables के time पे it gets tough. But ऐसा नहीं होता कि पूरा सारा साल आपका late sittings हो रही हैं या you're going to weekends consistently. तो ये एक चीज होती है. जिसका ड्रॉबैक क्या है कि you get complacent. आपको नजर आता है कि आपको बहुत टाइम है, so आप मजीद पढ़ाई को डिले कर देते हो फाइनल्स की, which I will go through when I talk about CPAP and MSA. तो इंडस्ट्री का एक तो यही फायदा है. दूसरा फायदा ये कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने आप में एक इंडस्ट्री है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट Unilever is like the largest FMCG there is, right, in Pakistan. होंगी और भी कोई competitors, but it is a well-known name. They have like tons of products there, tons of lines. उनकी टी की अलग लाइन है, उनकी normal FMCGs की अलग लाइन है. फिर if you talk about ICI is an industry in itself. तो इससे फायदा ये होता है कि you're going through, you get the experience of working on different product lines. You get the experience of working in different sectors. इस तरह की industries में, इस तरह की companies में. So एक ये फायदा होता है. इंडस्ट्री में आप सीखते क्या हो, आप ड्रिल्ड ऑन अकाउंटिंग कर रहे होते हो. यू आर अवे फ्रॉम ऑडिट्स,
आप assurance पे काम नहीं करते हो, so your knowledge about ISAs might get a little bit redundant over there. आप ये जाहिर होगा कि जब वो दूसरे ऑडिट कोर ऑडिट टीम्स ऑडिट पे आएंगी, so you would know के उनके प्रोसीजर्स किस तरह प्लान हुए हैं, and how you can assess the audit team in smooth execution of audits. बट आप फोकस कर रहे होगे ड्रिल डाउन अकाउंटिंग पे, अकाउंटिंग, BFD, इस तरह की चीजों पे आपका फोकस ज्यादा होगा, जो कि नॉर्मली फर्म्स में कम होता है. अकाउंटिंग का तो होता है, बट BFD का निस्बतन कम होता है. सो एक इंडस्ट्री की ये बात. प्रैक्टिस की सबसे अच्छी बात यह है कि इट एनहांसेस योर मोबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड. आई मीन कल ही रात को हमारे एक फर्म का एक बंदा है, ही इज गोइंग टू रियाद. उसका एक पेपर अभी वो पूरी तरह क्वालिफाई नहीं हुआ है, उसका एक पेपर रहता है अभी, बट ही इज गोइंग टू रियाद. सो फर्म से अच्छी बात ये होती है कि यू गेट मोबाइल एंड you there is a chance the likelihood of you working abroad increases tenfold. So एक फायदा फर्म का ये होता है. दूसरा फायदा फर्म का ये होता है कि you work in you get exposed to multiple sectors, you get exposed to multiple clients. आप धीरे धीरे करके सारे पोर्शंस कर लेते हो. आपका FSLI वाले अगर चलते हैं तो you start off with expenses and then you move your way up to IFRS 15 और revenue. I16 भी आपके समाज के बीच में आ जाता है. सो फर्म ये है कि आपका एक्सपोजर इंक्रीज होता है. दूसरी बात ये फर्म में आई थिंक देयर इज अ बेटर चांस ऑफ यू हैंडलिंग अंडरस्टैंडिंग हाउ टू हैंडल योर प्रेशर वेल इन फर्म्स में प्रेशर पीरियड ज्यादा आते हैं कंपेयर टू एन इंडस्ट्री. सो इफ यू कैन हैंडल दैट प्रेशर वेल, यू आई वुड से यू आर सेट फॉर लाइफ. अगर आप फर्म के प्रेशर का डील कर सकते हैं, आपको सब नजर आते हुए आप गुजार देते हैं वो टाइम, सो it enhances your ability to deal with time pressured deadline, time pressured assignments or projects. तो फर्म का एक दूसरा फायदा ये है. तीसरा फायदा फर्म, एक तो मैंने क्या बताया, एक तो मैंने बताया कि मोबिलिटी, दूसरा तीसरा ये कि फर्म में I think you are in a better position to understand team management and project management in a firm. Team management इस तरह के you're constantly working in teams. Month after month, client after client, you're working in teams. So एक टीम के साथ rapport किस तरह रखनी है, टीम को मैनेज कैसे करना है once you become a semi or once you become a senior, how you deal with people, how you deal with people of opposing mindsets, different mindsets, वो आप कैसे डील करोगे, वो आप मैं समझता हूँ फर्म में आप ज्यादा बेहतर सीख सकते हो. ज़ाहिर है 4 बंदों की टीम होगी, सबके एक जैसे दिमाग नहीं होंगे, सब उसी लेवल पे टेक्निकल नहीं होंगे, सब उतने शायद केपेबल भी ना हो. सही है, आपको किसी के रेस्क्यू मिशन पे जाना होगा, तो वो चीजें आप फर्म में ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हो, एंड दैट इज एन इम्पोर्टेंट स्किल टू हैव. तो ओवरऑल मैं क्या प्रेफर करूंगा, मुझे दोनों का मसला नहीं आता. मैं खुद पर्सनली प्रैक्टिस प्रेफर करता हूँ. इसकी वजह ये है कि प्रैक्टिस, यू वर्क इन काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. आपके जो डिलीवरेबल से फोकस होता है, आपके जो पार्टनर से डीलिंग होती है, पार्टनर्स का रिव्यूज करवाते हैं, वो चीजें, दैट एक्सपीरियंस कैन नॉट बी, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड दैट एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री. आई मीन तो मैं पर्सनली प्रैक्टिस को प्रेफर करता हूँ. अच्छा, स्टाइपेंड की बात करें तो ज़ाहिर इंडस्ट्री में ज़्यादा स्टाइपेंड है, आई एम श्योर और मोस्ट ऑफ यू नो दिस, बट शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म गेन्स को इस वक्त कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा. दैट्स व्हाट आई कैन से. अच्छा, इसके अलावा अगर क्वेश्चंस होंगे तो हम वो आखिर में ले लेंगे. अच्छा, डीलिंग विद CFAP एंड NFA. अच्छा, सबकी कोशिश यही होती है कि 1.5 साल में पेपर्स निकाल दें, बेसिकली 3 अटेम्प्ट्स में पेपर्स निकाल दें. अच्छा, वी वर इन अ बेटर पोजीशन टू डू दिस बिकॉज हमारे पास 1.5 साल का टाइम था बिफोर अटेम्प्टिंग द फर्स्ट पेपर. सही, इसके बाद भी हमने पहली अटेम्प्ट जाया ही की थी. तो मेरे जो पेपर्स सही से निकले हैं वो नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में निकले हैं सही से. तो पहली बात तो ये कि यू हैव टू स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम डे 1. लोग कहते हैं कि शुरू के 6 महीने आप फर्म का एक्सपीरियंस देखें, फर्म को देखें, तो शुरू के 6 महीने यू आर जूनियर. आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि जो आपका मिस आउट हो जाएगा इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर स्टडीज एज वेल. आपके जो प्राइमरी लर्निंग होती है, लर्निंग कर्व आता है, वो आता है 6 months after you start your articles. जैसे कि if you join right now, you're going to join in December. तो जून ऐसा पीरियड होगा जब your managers, your seniors are going to expect you to do better. शुरू के 6 महीने I would say is a honeymoon period. आपको गलतियां भी करते हैं, भांड मारते हैं, आपको कोई उंगली नहीं रखेगा because you are new to the environment. आपको एक्सेल नहीं चलाने आएगा, वो लोग सिखा देंगे. बट 6 महीने के बाद your seniors, your managers, your partners are going to expect you to be good at what you're doing. They would expect you कि अगर आप कहीं फंसते हैं तो आप सबसे पहले सीनियर को आवाज नहीं लगाएंगे, लगा ले मसला, वैसा नहीं होता नॉर्मली, बट आप खुद रिसर्च करेंगे, आप खुद IFRS देखेंगे, आप खुद चीजों को पढ़ेंगे. एक्सेल के कुछ समझ, एक्सेल में एक टेबल नहीं बन रहा, कोई फॉर्मूला से नहीं लग रहा, आप खुद पहले गूगल करके सीखेंगे, समझेंगे.
ज़ाहिर है समझाने वाले बहुत लोग होते हैं, एक ही फेज से गुजरते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फर्म में आपको अकेला ही छोड़ दिया जाएगा, सब साथ लेके चलने वाला कल्चर होता है, बट एक एक्सपेक्टेशन होती है और वो एक्सपेक्टेशन काउंट करती है एट द टाइम ऑफ स्टाफ प्लानिंग, और किस बच्चे को कौन से क्लाइंट पे डालना है, वो सब चीज़ें काउंट इन फैक्टर इन करती हैं कि यार ये बंदा ऐसा है कि जो रात के 3 बजे तक बैठ जाएगा, प्रेशर आएगा। तो वो चीज़ें फैक्टर करती हैं। वो शुरू के 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, शुरू के 6 महीने में आप दिखाते हो कि वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग मोर प्रेशर, वी आर केपेबल ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। तो एक बात ये, तुम पढ़ना तो आपने पहले दिन से शुरू कर देना चाहिए, अभी खत्म होंगी, अभी इंडक्शन से पहले क्लास, आप हो सकता है मेरी क्लासेस इंडक्शन से पहले स्टार्ट हो गई, मेरी क्लासेस में दिसंबर में ज्वाइन किया था और मेरे ख्याल से नवंबर में ओरिएंटेशन हो चुकी थी जब मैंने FFR स्टार्ट किया था। सो पढ़ना आप शुरू से ही स्टार्ट करें। दूसरी बात ये, सब्जेक्ट सिलेक्शन हर किसी की अप्रोच डिफरेंट होती है। मेरी इनिशियली अप्रोच थी कि मैं 4 करके दो अटेम्प्ट में निकालूं, तो हो नहीं सका, 3 अटेम्प्ट में गया मैं। बट अगर आप 3 अटेम्प्ट्स को भी जहन में रखते हैं, तो 3 अटेम्प्ट्स को जहन में रखने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप 3-3-2 करके ही दें। अब वो 3 का कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाते हैं, दैट इज अप टू यू। इफ यू वांट टू ओपन योर MSAs इन द बिगनिंग। अच्छा, MSAs का मैं बता दूं कि FFR एंड एडवांस ऑडिट से आपका MSA 1 अनलॉक होता है, एंड इन केस यू डोंट नो, अब तो मतलब CAF तो हो चुका है, आपको पता ही होगी बात। एंड BFD एंड SPM जो पहले BMS हुआ करता था, उससे आपका MSA 2 अनलॉक होता है। So which means कि MSAs अपने आप में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, they are basically a culmination of your previous CFAP experiences, and वो law and थोड़ा law भी आ जाता है, थोड़ा tax भी उसमें involve हो जाता है, but law and tax से कोई requirement नहीं है clear करने की to unlock the MSAs। अच्छा, मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, मेरे ध्यान में स्ट्रैटेजी ये थी कि चारों MSAs वाले पेपर्स दूं, which means FFR BFD SPM and audit, पहले BMS and audit, ताकि मेरे 2 MSAs को लें, and then I move with MSA 1 to tax and law। अच्छा, हुआ ये कि मेरा FFR BFD was cleared in the first attempt, दूसरी अटेम्प्ट में फिर मैंने एडवांस ऑडिट BFD एंड BMS दिया था, एंड तीसरी अटेम्प्ट में फिर लॉ एडवांस ऑडिट BFD नहीं, एडवांस ऑडिट BMS एंड टैक्स मैंने दूसरी अटेम्प्ट में ये दिया था, एंड देन इन द एंड MSA 1-2 एंड लॉ। इस तरह मैंने मेरी स्ट्रैटेजी इस तरह फिर मूव हुई थी। तो अगर आपको शुरू में MSAs खोलने हैं पहले, सो यू हैव टू गिव FFR एंड ऑडिट। अच्छा, अगर FFR ऑडिट दे देते हो और इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है, सो आई वुड सजेस्ट कि यू गो विद MSA 1, बिकॉज FFR की नॉलेज, FFR एक समंदर है पूरा, I mean it's the entire accounting world, there's the entire accounting world in FFR। तो उसको आप इससे पहले आप उसको भूलें, आप पेपर अटेम्प्ट करके आ जाएं MSA 1 का। अच्छा, BFD मैं कहता हूँ कि BFD मुझे अच्छा लगता था पर्सनली, बिकॉज मुझे ये वाली साइड ज़्यादा बेहतर लगती है। सो BFD एंड BMS अगर आप देते हैं तो मैं यही कहूँगा पहली अटेम्प्ट में कि आप MSA 2 क्लियर निकाल दें, पहले MSA 2 पहले अटेम्प्ट कर दें। Do not, if you have to unlock your MSAs, do not wait for the last attempt to go through to appear for MSAs, वरना फिर होगा ये कि आपको एक सब्जेक्ट दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। इतना टाइम वैसे नहीं लगता, बट फिर भी एक इट्स अ मेंटल टोल ऑन योरसेल्फ कि आपको जहन में एक बात होती है कि पूरे एक चीज को दोबारा से गुजारना है। सब्जेक्ट्स वाइज मैं क्या कहूँगा, लॉ अब तो आपको एक साल का टाइम है वैसे आपके पास, तो लॉ पहले तो मैं कहता था कि पहले अटेम्प्ट में दे देना चाहिए, मतलब जिनको 2 अटेम्प्ट की तफरी नहीं सूझ रही, तो उनको तो पहले अटेम्प्ट में लॉ देना चाहिए। तो मैं आपको भी ये कहूँगा कि अपेयर फॉर लॉ ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। लॉ का एक ह्यूमंगस सिलेबस है, इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज अ रियली वेल डेवलप्ड सिलेबस, एंड एग्जामिनेशन भी उसकी उसी मयार पे होती है जिस मयार पे होनी चाहिए। बट मैं कहूँगा कि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा है, सो यू अपेयर फॉर लॉ, आप पढ़ना तो शुरू कर दें कम से कम लॉ, आपको नहीं करके भी 8 महीने तो लग ही जाएंगे सही से लॉ पढ़ने के लिए। तो आप पहले दिन से ही लॉ पढ़ना स्टार्ट कर दें, बिकॉज लॉ में मसला ये है कि अगर 150 घंटे की क्लासेस हैं तो आपको 150 घंटे दोबारा खुद भी देने पड़ेंगे, बिकॉज पेपर में कोई समरी नोट्स या ये सब नहीं जाते हैं, यू ओनली हैव अ बेयर एक्ट्स विद यू। बेयर एक्ट्स वो इतनी मोटी सी किताब होती है पीले पेजेस वाली, जिसके अंदर से लॉ लिखा हुआ होता है, उसके अलावा कोई कॉमेंट्री वगैरह कुछ आप नहीं दे सकते। सो बेयर एक्ट पे कमांड रखने के लिए मैं कहूँगा कि 1 साल के पीरियड को आप यूटिलाइज करें फॉर लॉ। FFR तो आपने लाजमी देना है, FFR पहली अटेम्प्ट में ही मैं कहूँगा कि आप पहली अटेम्प्ट में देना चाहिए। अब तीसरे सब्जेक्ट के लिए इट्स अप टू यू, या तो आप MSAs को डिले करें, जो कि डेफर करें, जो कि इट इज अ स्ट्रैटेजी, नॉट वन दैट आई वुड यूज, बट वो भी एक सही स्ट्रैटेजी है, लोगों के इसमें भी क्वालिफाई हुए हैं। एक बंदा को तो मैं आई नो ऑफ अ पर्सन जिसका गोल्ड मेडल भी आ चुका है इस स्ट्रैटेजी से, ही गॉट अ गोल्ड मेडल इन BFD अपनी सेकंड अटेम्प्ट में। तो ये स्ट्रैटेजी भी चल सकती है, यू डेफर योर MSAs, आप पहले FFR लॉ 2 भारी सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, सो यू टेक अप SPM रिलेटिवली मैं कहूँगा अब रिलेटिवली आसान सब्जेक्ट है कंपेयर टू FFR एंड लॉ, तो आप वो ट्राई कर लें। अच्छा, अगर आपको MSA क्लियर करना है, MSA पहले अनलॉक करना है, सो यू कैन
go with FFR law and advanced audit. Advanced audit में hours कम है, but वो paper attempt करने की strategy is what you have to devise. मेरा तो नहीं, मतलब इतनों का audit इसलिए बहुत ज़्यादा रुकता है क्योंकि वो जिनको चीज़ें जो मालूम होती हैं वो पेपर में ट्रांसलेट करके नहीं आ सकते, और उसकी वजह ये होती है कि एग्जामिनर कुछ पूछ रहा होता है, आप कुछ बता के आ जाते हैं, और उसकी वजह ये होती है क्योंकि आप एक रिक्वायरमेंट को ही समझ नहीं सकते। तो वो रिक्वायरमेंट को समझने की जो मसला है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है कंपेयर टू आईएसएस। अच्छा, एडवांस ऑर्डर में भी यही है कि आप कोई बुक्स नहीं लेके जा सकते, टीचर्स की समरी नोट्स नहीं लेके जा सकते, यू कैन ओनली टेक आईएसएस विद यू, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो आप लोग अभी सही टेक्स में पढ़ते हैं, उसकी 3 मोटी किताबें हैं ब्लू कलर की, आपसे बोले जा सकते हैं अपने पेपर्स में। 2 आईएसएस की किताबें, एक कोड ऑफ एथिक्स है। तो मैं कहूँगा कि अगर कमांड आपने रखनी है तो कमांड आपको अपने मटेरियल पे रखनी है, लेक्चर्स आप देखें अपने मटेरियल पे कमांड रखें। इसी तरह एफएफआर में आप आईएफआरएस, एफएफआर में सिर्फ आईएफआरएस याद है, एफआर में आप ले ही गए होगे आईएफआरएस, तो इस तरह एफएफआर में भी यू कैन ओनली टेक आईएफआरएस विद यू, वही बात, कोई समरी नोट्स नहीं, कुछ नहीं। पीएफडी वाइड सब्जेक्ट है जिसमें यू कैन टेक एनी 3 बुक्स विद यू। मैं स्टैटिस्टिक्स भी लेके गया था, मैं लाहौर के इंस्टीट्यूट में उसकी किताब भी लेके गया था, और मैं एक फॉर्मूला बुक भी लेके गया था, खोली तीनों नहीं थी, लेकिन टू बी सेफ मैं तीनों किताब लेके गया था। सो बीएफडी ऐसा सब्जेक्ट इसमें आप लेके जा सकते हैं। अच्छा, पहली अटेम्प्ट में तो ये स्ट्रैटेजी बनती है, आइदर गो विद एफएफआर लॉ और ऑडिट टू अनलॉक एमएसए। 1 साल के टाइम में एफएफआर लॉ वैसे ही मुश्किल, एंड थोड़ा सा ऑडिट इज जस्ट गोइंग टू ऐड ऑन टू द प्रेशर, बट ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, करने वालों ने किया है। इतने लोग हैं जिन्होंने 4 पेपर भी निकाले पहले अटेम्प्ट में। मेरा एक दोस्त ने 5 पेपर निकाले पहले अटेम्प्ट में, और अब तो 5 पेपर के साथ शायद पहले ये होता था कि पहले 4 पेपर निकालने वालों की लिस्ट में 7-8 नाम आते थे, अब उनके कोई अच्छे खासे नाम आते हैं। अब 5 पेपर, और उस वक्त 5 पेपर निकालने वाले का 1 नाम आता था, अब 5 पेपर निकालने वालों के 4-5 नाम आते हैं। सो लोग अडेप्ट कर चुके हैं विद ICAP। सो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करें, कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्शन यूज करें, आप निकाल नहीं सकते। सो यू हैव टू असेस हाउ वेल यू आर विथ योर लेक्चर्स, आप कितना, आप खुद, अच्छा अगर आपको टाइम लगता है पढ़ने में, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको चीज़ें समझने में टाइम लगता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोग जाहिर है ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं चीज़ें, कुछ लोग सिर्फ एक दफ़ा गुजारने से समझ जाते हैं, लेक्चर एक दफ़ा लेक्चर देखने से उनको दोबारा लेक्चर की तरफ जाना नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको टाइम लगता है ये समझने के लिए। सो यू आर योर बेस्ट जज, आप खुद को जज करेंगे मुझे क्या वाकई में टाइम लगेगा, अगर तो मुझे टाइम लगेगा तो मैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं 4 पेपर दे सकता हूँ, मैं 3 क्लासेस और SPM अगर मैं सेल्फ पे करता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप उस तरह। अच्छा, क्या क्लासेस की जरूरत होती है? फाइनल्स में आगे एक सवाल ये आता है, मुझे भी आया था, मैंने तो बहरहाल सारी क्लासेस ली थी बिकॉज मैं खुद से नहीं पढ़ पाता, मुझे कोई चीज़ चाहिए, कोई या तो लेक्चर्स चाहिए या आई नीड टू गो इन अ क्लास, तो मैं ही पढ़ूंगा। लेकिन यही जो 5 पेपर वाला दोस्त है, इसने पूरे फाइनल्स में सिर्फ FFR BFD की क्लासेस ली, इसने कॉर्पोरेट लॉस खुद किया, इसने टैक्स खुद किया, इसने ऑडिट, SPM, MS1, MS2 सब खुद किया। आई ऑन द अदर हैंड, मैंने सिर्फ SPM, BMS एंड MS1 की क्लासेस नहीं है, उसके अलावा मैंने हर सब्जेक्ट की क्लासेस ली है। तो इट्स सोली अप टू यू हाउ वेल यू नो योरसेल्फ। आप खुद बैठे अपने साथ, दोस्तों के साथ बैठे, डिसाइड करें कि कौन कितना तेज है टेक्निकलिटी वाइज, टेक्निकल वाइज कौन कितना जल्दी चीज़ों को पिक करता है, और उसके बाद यू चूज योर सब्जेक्ट सिलेक्शन। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आपको जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती, आपको नहीं समझ आती, आप वो आइडेंटिफाई करें एंड यू वर्क ऑन दैट। इफ यू आर वर्किंग ऑन दैट, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मैं पता, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग मेरे बराबर में बैठे होते थे, कुछ लोग बहुत टाइम लगाते थे समझने में। अच्छा, कुछ लोगों की मेमोरी अच्छी नहीं थी, अल्लाह का शुक्र था मेरे पेपर्स निकलने की वजह ये भी है कि मेरी मेमोरी अल्हम्दुलिल्लाह इज गुड, चीज़ें याद रह जाती हैं। इफ़ आई गो थ्रू द वंस, इफ़ आई गो थ्रू अ लेक्चर वंस, मुझे दोबारा उस चीज़ को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एंड सेकेंडली मेरी ड्राफ्टिंग स्किल्स का मसला नहीं था। So if you know that you're struggling with your drafting, if you know you're struggling to write answers, you work on that. You work on writing answers. मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की है, काफ़ी की है, बट मैं जानता हूँ जिन्होंने पूरे रजिस्टर्स भरे एंड उनकी वो स्ट्रैटेजी थी एंड दैट वर्क, उनके पेपर्स निकले, वो मेरे साथ ही क्वालिफाई हुए, कुछ मुझसे पहले क्वालिफाई हो गए। सो आप खुद को जज करें, आप खुद को असेस करें कि हाउ वेल यू आर, एंड उसके बाद यू choose your subject selection. मैं एक overall guidance दे सकता हूँ. I'm not a teacher. I do not consider myself a mentor. I'm still a mentee for someone. I am still going through my learning phase. मेरा learning curve अभी तक एक peak पे नहीं गया. So I can only translate what I went through to you folks. सही? अच्छा, इसके अलावा दूसरी अटेम्प्ट पे जब आएंगे तब सरफात दोबारा बुला लेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन पहली अटेम्प्ट पे अभी आपका 1 साल का टाइम होगा, तो पहली अटेम्प्ट को ही फोकस रखें बिकॉज योर फर्स्ट अटेम्प्ट makes your next attempt.
आप पहली अटेम्प्ट जिस तरह करेंगे उससे ही डिसाइड होगा कि आपकी दूसरी और तीसरी अटेम्प्ट क्या जाएगी। तो जब आप पहली अटेम्प्ट को सोच रहे हैं तो आप दूसरी अटेम्प्ट को भी ध्यान में रखें, आप दूसरी के तीसरी को भी ध्यान में रखें। इसकी वजह ये है कि आप देखेंगे भाई मैं पहली अटेम्प्ट में ये निकालता हूँ, ये क्लियर कर देता हूँ, दूसरी अटेम्प्ट में ये सब्जेक्ट्स बनते हैं, क्या आपको गैप्स की जरूरत है? डू यू नीड अ गैप बिटवीन योर 2 पेपर्स? मेरे लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में 3 दिन लगातार पेपर्स हुए थे। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में एडवांस ऑडिट, BMS, टैक्स, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मेरा MS1-2 लॉ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। जब मुझे गैप्स की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती थी बिकॉज मेरा अगर एक दिन गैप आ जाता था मैं वो वक्त जाया करता था एंड आई यूज्ड टू गेट कंप्लेसेंट। तो मुझे होता था कि शुरुआत हो गई है, अब खत्म ही हो जाए एक साथ। लेकिन अगर आपको गैप्स की जरूरत है तो आप इस तरह की भी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करें। भाई मैं इस टाइम में 3 पेपर्स निकालता हूँ, अगर मेरे अगले टाइम में ये 3 पेपर्स बनेंगे, इन 3 पेपर्स में गैप्स आएंगे। अगर मैं यूं सोचूं कि अगर मैं आखिरी में MS1-2 और टैक्स को रखता हूं तो मंडे ट्यूसडे तो हो जाएगा, टैक्स मेरा सैटरडे को जाएगा, इट्स गोइंग टू गिव मी 3 days टू कवर द एंटायर टैक्स सिलेबस। इस तरह की चीजों को अभी से सोचें व्हेन यू आर चूजिंग योर फर्स्ट सब्जेक्ट्स। अच्छा, ऐसा भी होगा कि आप शुरू में 4 सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, फिर 3 पे आएंगे, 3 के बाद फिर पेपर के टाइम पे 2 पे आएंगे, ऐसा बहुत होता है। इसमें भी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। मेरी आर्टिकल्स में वी हैड 5 अटेम्प्ट्स, आप लोगों के उसमें एक एक्स्ट्रा हो गया बिकॉज वो 1.5 साल से साल का टाइम हो गया। सो विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करने के लिए आपका बहुत टाइम है। एंड सेकेंडली अगर आप यू डू नॉट क्वालिफाई विद इन आर्टिकल्स, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिटरली जीरो सिग्निफिकेंस ऑन व्हेन यू क्वालिफाई। हाँ, बस थोड़ी सी तारीफ हो जाएगी, 10 मिनट के लिए कोई पार्टनर आके बोल देगा कंग्रेचुलेशन, ये बस, दैट इज इट। once you once you're done with your articles and once you qualify, you are all in the same you are all in the same boat। आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज, आपका पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स, आपका द एक्सपोजर दैट यू हैड, आई मीन इफ यू कंपेयर टू समवन के एक बंदा है जिसने जो IFRS 15 में पूरी ग्रिप रखता है, सॉलिड ग्रिप रखता है, वो टैक्सेशन पर अच्छी खासी ग्रिप रखता है, जो न्यू टैक्स अपडेट्स आती हैं ही इज एट पार विद दोस अपडेट्स। तो द चांसेस ऑफ, एंड ही क्वालिफाइड लेट, वो 2-3 साल लगा के क्वालिफाई हुआ, आर्टिकल्स के भी 1-1.5 साल बाद क्वालिफाई हुआ। But the chances of him getting into a company or him getting into getting hired is higher than someone who qualified within articles। But वो पढ़ाई पे इतना फोकस था, वो पढ़ाई पे इतना ज्यादा फोकस था कि उसने अपनी फर्म में ऐसी इमेज बना दी थी कि इसको कुछ भी काम दो, या तो ये फेल देगा या तो ये लटका देगा। तो उससे तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, और उस बैलेंस को चलते हुए चलना है। जाहिर है व्हेन यू एंटर फर्म्स, आपके सीनियर्स भी आपको बताएंगे, आपके कॉलीग्स होंगे, आपके बैचमेट्स होंगे, आप खुद लोगों को देखेंगे, आप खुद एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको मिलेगी, तो वो चीजें भी फैक्टर इन कर जाएंगी वंस यू मूव टू आर्टिकल्स। अभी तो सब एक इट्स जस्ट अ वर्ल्ड ऑफ फैसिनेशन, आपको दूर से सब फैसिनेट कर रहा है, but once you enter your professional life, that is when it's all going to change। ठीक है जी। इसके अलावा उसके लिए क्वेश्चन है, उसको भी हम आखिर में देख लेंगे। So finally preparing for articles। अच्छा, मुझसे जब कोई पूछता है कि the change in your life when you joined Ferguson या when you started your articles, तो इसका जवाब मैं तो यही देता हूँ कि इसके लिए एक बंदे ने मुझे एक परफेक्ट एनालॉजी इसकी बताई थी। वो एनालॉजी ये थी कि वो का बहुत ही क्लीशे एनालॉजी है बट इट फिट्स रियली वेल। वो एनालॉजी ये थी कि इमेजिन यू आर अ फिश इन एन एक्वेरियम, सही है? दैट aquarium represents your life till calf। You are in a protective environment, वक्त पे खाना मिल रहा है, टैंक साफ हो रहा है, सही चल रहा है, डेकोरेशंस भी हैं, सब सही चल रहा है, सही है, बट यू आर इन अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते और बस यही जो जगह है बस यहीं पे आपने रहना है। पोस्ट कैफ, एग्जैक्टली व्हेन यू आर एंटरिंग योर आर्टिकल्स, एक बंदा है, उसने आपको उस एक्वेरियम से उठाया, जाके समुद्र में करो जो करना है। तो वो स्ट्राइक डिफरेंस जो आता है कि पहले यू फील लाइक कि आप बहुत ही कोई इंडिपेंडेंट हो गए, घर वालों से पैसे ही नहीं लेने, 15,000 रुपए आएंगे महीने के, मैं अपना देख लूंगा। तो दूसरा, लेट सेटिंग हो नहीं रही है, घर पे बता दिया कि भाई आज लेट सेटिंग, आज मैं लेट आऊंगा, होता है, निकल गए भाई शपाड़े सारे हाईवे, हम गए तो घर में बोल रहे हैं, फर्म पे क्लाइंट पे फंसे हुए, घर वाले पार्टनर को गालियां दे रहे हैं कि ऐसा पार्टनर ज्यादती कर रहा है, हम बैठे हाईवे पे होता है ऐसा। बट सबसे अच्छी बात यह है इस चीज की, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फौरी तौर पर कोई सिखाने वाला नहीं होता, और जब आपको फौरी तौर पर कोई सिखाने वाला नहीं मिलता ना, उससे होता यह है कि यू फेंड फॉर योरसेल्फ। आप खुद हाथ पांव मारते हो चीजों को सीखने के लिए, आप खुद हाथ पांव मारते हो एडजस्ट करने के लिए।
जाहिर है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। आई मीन वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। पहली दफा टीम में लड़की आ गई, सर पकड़ के बैठ गया, आप उससे कुछ पूछना भी तो कैसे पूछूं, या या बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे हो, या बहुत ही कोई या बहुत ही कोई कैश हो के वहां से ही निगाहें नहीं हट रही। सो वो सब चीजें बंदा खुद वक्त फील्ड में आके चीजों को समझता है। तो ये परफेक्ट एनालॉजी बैठती है कि अ फिश इन एन एक्वेरियम कंपेयर टू फिश इन एन ओशन। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, खाने का भी खुद बंदोबस्त करना है, दोपहर का खाना आप क्लाइंट को मार नहीं सकते, वो अपने घर अपनी जेब से जाएगा। रात में बाइक खराब हो गई, कुछ हो गया, फंस गए रोड पे। तो ये सारी चीजें परफेक्टली सूट करती हैं कि योर लाइफ इन द फर्स्ट 6 months और फर्स्ट फ्यू मंथ्स इन योर आर्टिकल्स। दूसरी बात ये कि when you are in a firm, when you are on a client, आप जो काम कर रहे हो that has a direct impact on your deliverables। अब कोई मॉक या कोई डमी ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं है कि आपने ना FR2 के पेपर में जाके FS बना दिया, गलत बना नहीं किया है, वो 2 मार्क्स कैसे काटेगा, दे देगा मार्क्स। यहाँ पे कुछ गलत कर दिया तो वहां से क्लाइंट तमीज से शोर मचाएगा, क्लाइंट पार्टनर पे शोर मचाएगा, पार्टनर मैनेजर पे शोर मचाएगा, मैनेजर AM पे आएगा, AM सीनियर पे आएगा, CM आपको छिद देगा। ये इस तरह पूरा एक ट्रैक चलेगा ऊपर से नीचे तक। जितना ज्यादा जो छिदाए उतना ज्यादा आप छिदोगे, सबका मिला के आपके ऊपर गिरेगा। सो आप जो पढ़ रहे हो, आप जो चीजें समझ कर रहे हो, दैट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर वर्क। सो मैं समझता हूँ कि CA की सबसे अच्छी बात जो ये है कंपेयर टू यूनिवर्सिटीज और कंपेयर टू डिग्रीज। आई मीन आई हैव फ्रेंड्स who are in IB and alums and I watch them work as well, I know where they're working। तो लेकिन मुझे जो एक चीज सबसे अच्छी लगती है CA के बारे में वो ये है कि क्लासरूम में जो कुछ सीखा सब कुछ इम्प्लीमेंट होगा, सब कुछ अप्लाई होगा इन योर आर्टिकल्स, इन योर वर्क। सही है। यहाँ तक कि जो इनिशियली शुरू में AFC4 में IT में सीखा, जो क्लास से बंक करते थे, सोते थे सितारे की क्लास में, वो चीजें भी आपको कहीं ना कहीं आगे हेल्प कर दी। कोई ना कोई चीज याद आ जाएगी। कभी कुछ याद आ गया, अच्छा 150 कंफर्मेशन बनानी है, एक एक करके बनाओ या मेल मर्ज लगाओ। ये ख्याल उस वक्त क्यों आता है? बिकॉज आपने कोई चीज आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले सीखी होती है। सो whatever you learn till CAF and whatever you're going to learn in your CPAP and MSAs, that is going to directly impact your work, your output as a trainee। अच्छा, एक और बात ये कि फर्म की लाइफ जो है उससे एक सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट आता है। ये बात वाकई में एक सच है कि इम्पैक्ट आता है। अच्छा, कुछ लोग इम्पैक्ट नहीं लाते, बट इट्स लाइक ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल को अज्यूम करें, एक कोने पे आपकी सोशल लाइफ है, एक कोने पे आपकी फर्म है और एक कोने पे आपकी पढ़ाई। एंड कर क्या सकते हैं आप? एक वक्त पे एक साइड पे रह सकते हैं। या तो आप पढ़ाई एंड सोशल लाइफ, तो फर्म गई, या तो आप पढ़ाई एंड फर्म, तो सोशल लाइफ गई, या आप पढ़ाई एंड सोशल, या फिर आप काम एंड सोशल लाइफ, तो पढ़ाई गई। अच्छा, ज्यादातर लोग आखिरी वाली पे रहते हैं, पढ़ाई की ऐसी की तैसी, देख लेंगे पेपर आने से पहले 2 महीने की लीव मिलेंगी, उसमें ही पढ़ेंगे सब। मैंने भी किया है, रुक गए पेपर। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अच्छी बात ये है कि आपको पता हो कब कौन सी साइड पे रहना है। ऐसा नहीं है कि लोग मैनेज नहीं कर सकते। आई हैव अ वेरी थ्राइविंग सोशल लाइफ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा टाइम फर्म में ही होता हूँ। हाँ, मैं आज भी 3:15 तो हो गया, इसके बाद फर्म ही जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बाउंड्री सेट नहीं की हुई विथ माई वर्क एंड विथ माई सोशल लाइफ। मुझे पता है कि कुछ महीने ईयर एंड्स के आएंगे। ईयर एंड्स हमारे दिसंबर एंड जून होता है, 31 दिसंबर एंड 30 जून। मुझे पता है कुछ महीने ईयर एंड्स के आएंगे जिसमें लगातार 2 महीने लेट सीटिंग्स होंगी, 2 महीने रात रात तक बैठना पड़ेगा, क्लाइंट स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होंगी, सब चीज़ें होंगी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो 2 महीने में मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर सकूंगा। लेकिन जैसे ही सितंबर आएगा या जैसे ही अक्टूबर आएगा, मेरे ऐसा एक ठंड प्रोग्राम मिलेगा मुझे कि मैं 9 to 5 से पहले 9 to 5 भी नहीं कर रहा हूँ पूरी तरह। 5 बजे आऊँगा, सुबह 10-11 बजे निकल जाऊँगा 5 बजे। तो वो टाइम को मैं कैपिटलाइज करूँ, उस टाइम पे मैं अपनी सोशल लाइफ एंड अपनी पढ़ाई को आराम से लेके चल सकता हूँ। अच्छा, अगर हम अपनी जिंदगी बताएं कि हम, मेरे बैच वालों की कैसी गुजरी है। हम लोग क्या करते थे कि जब काम वाला टाइम होता था, पूरा पूरा दिन वहीं मरे पड़े, रात के 3-3 बजे तक लैपटॉप के सामने, गए घर, वापस आ गए सुबह 11 बजे, फिर रिपीट करते गए। हाँ, बस खाना अच्छा मिल जाए, तो क्लाइंट पे चार्ज होता है, तो 6-6 हज़ार रुपये खाना आ रहा है, लेकिन कर क्या रहे हैं, हमें कुछ जिंदगी रही नहीं है। नंबर तो एक्सेल के अलावा कुछ सोच नहीं सक रहे हम। लेकिन जैसे ही वो एक पीरियड गुजरा, तो अब हमारे पास ऑप्शन था कि या तो हम 5 बजे के बाद घूमने निकल जाएं, चाय पे बैठ जाएं, आलम की चैनक पे रातें खाली करें, या फिर हमारे पास ये ऑप्शन था कि 6 बजे असर पढ़ के निकलते, आई के लाइब्रेरी चले जाते हैं, 2-3 घंटे वहां गुजारेंगे, फिर चले आएंगे।
तो ये बैलेंस कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये आदत आपको कोई सिखा नहीं सकता। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू इंस्टिल इन योरसेल्फ, आप खुद ही कर सकते हो। यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो घर वालों का प्रेशर एक पॉइंट पे आके एक खत्म हो जाता है। कुछ का रहता है, कुछ वो जाहिर है वो एक घर का माहौल ऐसा होता है कि वो अभी भी एक उनका इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन अच्छे खासों का ऐसा होता है कि वो आज़ाद हो जाते हैं अपने घर से। तो वो समझते हैं कि अब 12-12 घंटे तो यही है, हम कमा हम रहे, खा हम रहे, पढ़ाई भी हम ही कर लेंगे। इतने लोग होते हैं जो अपने एग्जाम्स की फीसेस को मैनेज करते थे। तो अच्छा, जो लोग खुद एग्जाम्स की, वैसे एक मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जो लोग खुद अपनी एग्जाम्स की फीसेस मैनेज कर रहे थे, स्टाइपेंड बचा बचा के, बता रहे 15,000 में कितने बच जाएंगे महीने के पेट्रोल, आजकल तो पेट्रोल कितना महंगा है, बट फीसेस मैनेज जो करते थे, they were more dedicated towards their studies. They were more committed towards their studies because उनको पता था कि कितना रगड़ा खाया है इस पैसे के लिए, और ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है मेरे एग्जाम्स के लिए। फिर से है ना 20,000 रुपए का फटका लगेगा अगर यहाँ फेल हो गए तो आई हैव सीन के जो लोग हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, जो लोग तो खुद कमा के खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने खर्चों के लिए, अपने एग्जाम फीस के लिए, they do relatively well in their exams because उनको पता है कि ये वक्त निकल गया तो दोबारा खर्चा होगा, ये वक्त निकल गया तो बैठे बैठे वक्त जाया हो जाएगा। सो आई थिंक आर्टिकल्स की लाइफ के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, मैं एक्सपीरियंस के हवाले से बात कर दूं तो आप लोग जब फर्म में जाओगे तो फर्म में जाहिर है कुछ लोगों के मसले होते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल सेक्टर में काम नहीं करना चाहते, पर्सनल चॉइस, तो सूद या रिबा की वजह से बैंक्स का या इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट नहीं करना चाहते हैं। और मल्टीपल कोई रूलिंग्स भी हैं, हर टीचर का अपना एक अलग ओपिनियन है, वो चीज़ों को सोचते हुए जाइएगा। फर्ग्यूसन में मैंने देखा है कि सेक्शन चेंज नहीं हो सकता। आई मीन इफ यू मैं इनिशियली ऑयल एंड गैस में ही था, मेरे आर्टिकल भी खत्म हो जाएगी, मैं ऑयल एंड गैस में। ऑयल एंड गैस में जाहिर है वो सिर्फ प्योर सोली ऑयल एंड गैस नहीं है, कुछ आउटलायर्स भी हैं, टेक्सटाइल है, राइस प्रोसेसिंग है, बट प्राइमरीली we are known for our oil and gas and energy clients. तो सेक्शन आपका नॉर्मली चेंज यहाँ पे तो नहीं हो सकता, रोटेशंस होती हैं बिल्कुल। आई गॉट अ चांस टू वर्क इन टैक्स एज वेल, और वो रिटर्न फाइलिंग के टाइम गुजर चुका था, तो ऐसा नहीं था कि मैं रिटर्न फाइल कर रहा था, बट जो नोटिस आते हैं WPPF के टैक्स के भी नोटिस आते हैं, सेल्स टैक्स, वो उन चीज़ों पे मैंने ब्रीफली इस पे काम किया। आई वाज अ जूनियर देन, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ही कोई एक्सटेंसिव वर्क था, बट वो एक नंदलेस एक मतलब एक फ्लेवर मिल गया था कि what the tax practice entails। फिर कुछ लोग इंटरनल ऑडिट की तरफ मूव कर जाते हैं फॉर अ फ्यू वीक्स, नॉट अ फ्यू वीक्स, फॉर अ फ्यू मंथ्स। सो आप फर्म में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके 3.5 साल जाया होंगे। अगर 3.5 साल जाया होते हैं, मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि इसमें बंड आपके पार्ट पे भी हो सकता है। ज़ाहिर कुछ एक आके एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो जाता है कुछ के बीच में, कोई एक दो बंदा बैड बुक्स में आ जाता है तो बैड बुक्स में ही रह जाता है। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि पॉसिबल है, बट 3.5 साल में आप कुछ भी ना सीख के निकलें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा जितना भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस गुजरा है मेरे पिछले 2.5 साल का, आई हैव ट्राइड टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। मैं जब टैक्स में था, मुझे पता था मैं जूनियर हूँ, मैनेजर नहीं देगा इतना सारा काम। क्यों? बिकॉज वो FBR से डीलिंग्स हैं, जो लेटर्स लिखने हैं, जो अपील्स के ग्राउंड्स लिखने हैं, जो ट्राइब्यूनल्स को जवाब देने हैं, वो दे नीड टू बी सिग्निफिकेंट, दे नीड टू बी कंस्ट्रक्टिव। तो जाहिर है मुझे पता था कि वो एक 3 महीने के जूनियर को चीज़ों को नहीं देगा। लेकिन जो दूसरी चीज़ें थी, जो एक एक्सटेंशंस के ऊपर काम करना है, जो एक ऑर्डर्स को समराइज करना, ऑर्डर्स पे कमेंट्स बनाना, वो चीज़ें जाहिर है मैंने सीखी। सो आप जहाँ पे भी हैं, यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। जाहिर है आप एज अ जूनियर जब स्टार्ट करेंगे, आप एक्सपेंसेस से ही स्टार्ट कर रहे होंगे, आपको IFRS 15 या डेफर्ड टैक्स एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको ये चीज़ें आएंगी, बिकॉज फाइनल्स की नॉलेज भी, फाइनल्स की एप्लीकेशन भी इन्वॉल्व होती है, तब जाके आप एक पोर्शन प्रॉपरली कर सकेंगे। जाहिर है जहाँ का रेवेन्यू बहुत सिंपल होगा वो तो आपको दे ही देंगे, बट ऑल इन ऑल आप कुछ ना सीखें 3.5 साल में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके दोस्त ना बने, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सब आपके साथ बुरा करें, ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है बुरा वक्त आता है, सब एक फेज आ जाता है जिसमें आपको घर जाने का टाइम नहीं मिल रहा होता। मेरे साथ तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, बट मैं जानता हूँ जो 2-2 रातें भी गुजारी हैं जिन्होंने स्ट्रिक्ट डेडलाइंस की वजह से या काम की वजह से। अच्छा, आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज ना इम्प्रूव हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो फर्म में जब आप एंटर हो तो ऐसा मत सोचिएगा कि अभी जो कुछ मेरे साथ होगा यहाँ बुरा ही होगा। एक मैंने देखा है कि लोग एग्जैजरेट बहुत वाकई में करते हैं। वो एग्जैजरेट ये करते हैं कि फर्म ऐसी है, फर्म वैसी है,
फर्म में सांस लेने का टाइम नहीं है, या फर्म में बंदा जाता है गंजा होकर निकलते हैं वैसे, लेकिन है ना, कोई आवा बिगड़ा हुआ है, सिर्फ बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मेरे साथ, मेरे जानने वालों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं गुजरा है, किसी के साथ हो सकता है गुजरा हो, आई एम नॉट डिनाइंग इट इंटायरिटी, बट ऐसा नहीं है कि फर्म कोई बुरी जगह है और वो सिर्फ आपसे ज्यादती करने के लिए बैठी है। ये बात जरूर है कि फर्म को आपकी जरूरत नहीं है, आपको फर्म की जरूरत है। द मोमेंट यू रियलाइज दैट इज व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रांटेड। So I think that I took a lot more than 30 minutes. In the end, I'll just take a few questions. हमारे पास 5 मिनट का एक रूम है। I'm just going to quickly take a few questions now. किसी भी चीज से related हो, the floor is open. सोच लें भाई। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। मुझे अच्छा लगता है, हाँ हाँ। तुम कह रहे हो कि ये बात आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। भाई देखो, मैंने जब कहा कि इंडस्ट्री में बीएफडी की एप्लीकेशन होती है, वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कहा था, फाइनेंस एंड प्लानिंग के लिए, जहाँ पे कॉस्टिंग एंड बजटिंग होती है। अब एक कंपनी में सिर्फ एक डिपार्टमेंट तो होता नहीं है, फाइनेंशियल जितनी बड़ी कंपनियों के इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स फैले हुए होंगे, रिपोर्टिंग का अलग डिपार्टमेंट चल रहा होगा, टैक्सेशन की अलग स्पेशलाइजेशन हो रही होगी। सो वहाँ पे व्हेन आई सेड के बीएफडी की एप्लीकेशन ज़्यादा होती है, उससे मतलब ये था कि इंडस्ट्री में यू वोंट बी वर्किंग ऑन कोर एश्योरेंस, आप प्राइमरीली ऑडिट्स पे फोकस नहीं करोगे। हाँ, इंटरनल ऑडिट में चलेगा तो इंटरनल ऑडिट की प्रैक्टिस चल रही होगी वहाँ पे, प्रैक्टिस तो नहीं, इंटरनल ऑडिट के डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे, बट जो एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस की जो हम बातें करते हैं, या जो ऑडिट ओपिनियंस की हम बातें करते हैं, वो सब चीज़ें आपको इंडस्ट्री में नहीं मिलेंगी, बिकॉज एक ओपिनियन देना एक फर्म का काम है, इंडस्ट्री एक कंपनी का काम नहीं है। सही, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि नॉर्मली एक सीए ट्रेनी जो एक फर्म में ज्वाइन करता है, मोर ऑफन देन नॉट उसकी इंडक्शन एश्योरेंस में ही होती है। आपके हाथ में ऑप्शन होता नहीं है कि आप किस डिपार्टमेंट में मूव करें। सही है, अब मुझे बीएफडी जैसे पसंद है, सही है, मुझे ये फाइनेंस वाली साइड पसंद है, लेकिन मुझे कोई एक 20 साल के बच्चे को कोई डील्स में नहीं रखेगा। उसकी वजह ये है कि उसने दुनिया देखी ही नहीं है, उसको प्रोजेक्शंस बनाने आती ही नहीं है। वो प्रोजेक्शंस कैसे देखेगा जब उन प्रोजेक्शंस पे कभी ना कभी किसी क्लाइंट पे काम करेगा। एक क्लाइंट पे अगर IS-36 की एप्लीकेशन है, एक क्लाइंट पे जैसे इम्पेयरमेंट हो रही है, इम्पेयरमेंट के लिए क्या करते हो? वैल्यू न्यूज निकालते हो। वैल्यू न्यूज कैसे निकालते हो? कैश फ्लो प्रोजेक्शन से। वैल्यू न्यूज को अगर तुम्हें वेरीफाई करना है तो कैसे करोगे? प्रोजेक्शंस पे काम करोगे, क्लाइंट की रीजनेबलनेस टेस्ट करोगे। तो आप जब वो चीज़ों को देखोगे, उन चीज़ों से गुजरोगे, देन यू आर इन अ पोजीशन टू ऑफर समवन के यार आई कैन वर्क इन डील्स, या आई कैन वर्क इन बिजनेस एडवाइजरी और फाइनेंशियल एडवाइजरी। सही है। सो मैं ये कहता हूँ कि आपको एश्योरेंस के एक्सपीरियंस से गुजरना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं गुजरता वो उससे कुछ काम नहीं होता, बट मैं समझता हूँ कि उसके एक थोड़ा सा टाइम गुजारना चाहिए, कम से कम 3.5 साल में से 2.5 साल का पीरियड, या 2.5 नहीं तो 3 साल का पीरियड उससे ऑडिट से गुजारना चाहिए। क्योंकि जब वो उससे गुजरता है, ऑडिट में होता है कि ऑडिट में आप सारे डिसिप्लिन के साथ एक साथ डील कर रहे होते हो। आप जब कंप्लायंस टेस्टिंग कर रहे होते हो, आप कंपनीज एक्ट की कंप्लायंसेस चेक कर रहे होते हो, डायरेक्टर्स का इलेक्शन टाइम पे हुआ, डायरेक्टर्स के इलेक्शन का नोटिस गया, एजीएम का नोटिस 21 दिन पहले गया, वो सब चीजें आप चेक कर रहे होते हो। सही है। आप जब एस्टिमेट्स पे काम कर रहे होते हो, IS-36 की हो गया, या फिर IFRS 9 में ECL मॉडल हो गया, ये सब चीजों पे जब आप काम कर रहे होते हो, so you're working on projections, you're working on cash flow projections, you're working on discount rates, या you're working on WACC, इन सब चीजों पे आप काम करते हो। उनकी वो क्लाइंट आपको बताते हैं कि हमारा WACC 10% है, आप उसको वेरीफाई कर दोगे 10% है भी कि नहीं है। तो जब आप उसको वेरीफाई करते हो, यू आर यूजिंग योर नॉलेज फ्रॉम MFA एंड BFA। सही है। आप जब एक क्लाइंट का टैक्स वेरीफाई करते हो, तो आप कैसे करते हो? क्लाइंट बताता है मेरा 100 रुपए का टैक्स का चार्ज आया है, आप खुद वो टैक्स कंप्यूट करते हो कैसे? यूजिंग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, या कोई और ज्यूरिसडिक्शन है तो वहां का टैक्स कोड एंड टैक्स लॉ। उसके बाद जब आपके आर्टिकल्स का पीरियड क्लोज होता है, या इट्स टुवर्ड्स द एंड, यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम, कौन सी लाइन ऑफ सर्विस में जा सकते हो। क्या आपको क्लाइंट पे 2-3 दफा टैक्स करने में आपको टैक्स पसंद आया? यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि आपको टैक्स में जाना चाहिए। क्या आपको प्रोजेक्शंस पे काम करते हुए, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस पे काम करते हुए, कंपनी का WACC निकालते हुए,
KD निकालते हुए मजा आया, आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगी, you're in a better position to decide and to move into deals. Deals advisory is basically mergers and acquisition वाले line of service है. So ये सब चीजें जब आप assurance से गुजरते हो तब you're in a position to decide. क्योंकि जब आप 3.5 साल के बिल्कुल पहले दिन पे होते हो, आपको दूर से सब अच्छा लग रहा होता है, आपको लग रहा होता है यार टैक्स भी अच्छा लगेगा, आपको MFA में आपने कैफ में कुछ पढ़ा होता है, आप कहते हो कि यार ये सब चीजें असली दुनिया में बहुत ही अच्छी लगेंगी, हो सकता है आप जब असली दुनिया में उस पर काम करो आपको ना भी मजा आए, इट्स टू टीडियस या आपको टू हेक्टिक लगे या बोरिंग लगे एक पॉइंट पे, तो उसके लिए अश्योरेंस का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, क्योंकि आप मल्टीपल डिसिप्लिन, मल्टीपल सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, इन सबको एक होलिस्टिकली आप देख सकते हो, जब आप होलिस्टिकली देख सकते हो तो 3.5 साल या 3 साल के बाद you're in a better position to decide what's best for you. सही है? Do you have any more questions? I have something on chat. Chat पे question तो नहीं आया. What? अच्छा एक chat पे question आया. What if you apply for firms but you do not get any reply soon from firms regarding induction or interviews? What strategy shall we adopt? अच्छा कुछ firms हैं जो कि आप reject होते हो तो आपको जवाब दे देती है. या तो फर्गसन ने तो फर्गसन दे दी थी, आप रिजेक्ट होते थे आपको ईमेल करके दे देते थे कि भाई यू बीन रिजेक्टेड, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू कुड नॉट मेक पास्ट यू हैव नॉट बीन एडवांस टू द इंटरव्यू स्टेज एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा हम अप्लाई करेंगे, वी विश यू लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. एक तो ये होता है. दूसरा ये होता है कि कुछ अगर दूसरी फर्म्स हैं बैठ जाए उनके ऑफिस में जाके, एक हफ्ते तक जवाब नहीं आया, जाके बैठ जाए, पूछ लें भाई, थोड़ी क्वारी काट लें, वहाँ जाके पूछ लें, टॉक टू पीपल, टॉक टू HR. एक बात है कि अगर आपका कहीं से कोई रेफरेंस निकलता है, कहीं से आपका यू नो समवन हु वर्क्स देयर या योर डैड नोज समवन हु वर्क्स देयर, यूज इट. कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं अपने बलबूते पे पहुंचूंगा, वो उसमें साल ज़ाया हो जाता है, आपको आर्टिकल्स नहीं मिलती, आपको कोई फर्म नहीं रखती, छोटी फर्म में आपको मज़ा नहीं आ रहा होता, तो इससे बेहतर है अपनी ईगो पे कॉम्प्रोमाइज़ करें और यूज़ कर लें रेफरेंस को. आप आवाज़ लगा दें पापा को कि भाई ये आपके दोस्त हैं वहाँ पे, उनसे ज़रा CV पहुँचवा दें वहाँ पे, यू नो समवन जो काम करता है, जो पार्टनर को डायरेक्टर को जानता है, उसके हाथों CV पहुँचवा दें. इससे होगा ये कि लॉन्ग रन में किसी को कुछ याद नहीं रहता कि आप कैसे फर्म में आए थे. लॉन्ग रन में ये याद रहता है कि आपने एक फर्म से आर्टिकल्स किए, आप एक चार्ट अकाउंट. सही है? What can we do this? We can do this going and sitting there with even KPMG. भाई इसका मतलब ये है कि मतलब वो आप जाके ट्रेनिंग हॉल में नहीं बैठ जाएं कि भाई मुझे रखो, ऐसा नहीं करना. आप बस जाके उनसे अपडेट्स लेते रहें. मतलब एक हफ्ते, मुझे पता है इतने सारे दोस्त थे, हम पहुंच जाते थे बाइक को, मैं तो बाइक नहीं चलाता था, दोस्त के पीछे बैठ के पहुंच गए, सर हमें जवाब नहीं आया, सर ये क्या तरीका है, सर हमें जवाब देते, बहुत परेशान है, हम नहीं कर सकते सर, बहुत प्रेशर में, टेंशन में, सर कैब क्वालिफाई होने वाला है, अभी तो कुछ पता ही नहीं है, फर्म नहीं है, 6 महीने ज़ाया हो जाएंगे. तब भी अच्छे रोना डाल दें, और हो सकता है वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो हर 6 महीने का काम है उसका, लेकिन हो सकता है हो सकता है आपको अपडेट ही मिल जाए, या तो आपको पता चल जाए कि यू बीन रिजेक्टेड, यू कैन फोकस ऑन अदर अपॉर्चुनिटीज, या फिर आपको पता चल जाए यू आर ऑन वेट लिस्ट, तो आप जायनमाज़ पे आ जाएं. व्हाट अबाउट कॉलिंग? यार ये अब इस तरह के सवाल, मतलब कॉल करें जाके बैठ जाएं, एक ही बात है. मतलब आप उनको हर हफ्ते मतलब आप उनको पूछते रहें, आप अपडेट्स लेते रहें, यू कंटिन्यू टॉकिंग टू देम. आप कोई दोस्त है उससे, अब मैं को जानता हूँ, उसने एक CV पहुंचवाई, यूसुफ आदिल में शायद पहुंचवाई थी, तो CV पहुंचा कि जवाब नहीं आया, और यार सब 1-2 हफ्ते गुजरे तो उसने बोला, इसने एक दोस्त को बोला कि भाई तेरे मैनेजर को पहुंचवाई थी, या जरा पूछ के बता दो सही कि पहुंची भी है कि नहीं. पता चला मैनेजर अपनी डेस्क पे रख के भूल गया था, तो वो जाके देखे आगे HR में कि भाई यार एक CV इसका देख लो क्या करना है, हो गया उसकी इंडक्शन. ठीक है जी. सो Zoom से तो आई डू नॉट थिंक देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस. इसके अलावा हाँ भाई, यार रेफरेंस यार जैसा भी रेफरेंस है दे दे भाई. ऊपर वाली कौन सी रेफरेंस? मैं उसी की बात कर रहा हूँ. फर्म के रेफरेंस तो पूछता भी नहीं है कोई, फर्म में आप लिख दो सही चीजें, हो सकता है पूछ लें, तो आपको एक अच्छा रेफरेंस ये जरूरी है कि आप एक अच्छा रेफरेंस यूज करें, बट अगर आपके पास है तो उसके लिए तो आप यूज कर लें, आप यूटिलाइज कर लें उस चीज को. हाँ इनिशियली भेज दो. मतलब भाई रेफरल का केस तो रेफरेंस इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि आर्टिकल्स के बाद आपको अगर
बाहर अगर मूव करना है, यू वांट टू मूव अब्रॉड, तो उसमें सीन ये होता है कि अब जैसे अगर ईवाई अबू धाबी या KPMG दुबई, इस तरह लोअर गल्फ वाली जो फर्म्स हैं, वहाँ पे यूर इन अ बेटर पोजीशन टू गेट इन। अगर वहाँ का एक एम्प्लॉय आपका नाम रिकमेंड करता है, उसको जो बंदा रेकमेंड कर रहा था उसको क्या अच्छा मुझे पहले लगता था कि जो लोग रेकमेंड कर रहे होते हैं, इतना बहुत ही जबरदस्त दरिया दिल इंसान है, चलते फिरते लोगों को रेकमेंड कर रहे होते हैं, किसके रेफरेंस पे, यार उसने मेरी CV आगे कर दी थी अपने नाम से। बाद में पता चला कि इनके बोनसेस होते हैं जो लोग CV आगे करते हैं। अगर उनका एक टैलेंट ढूंढ के दिया फर्म को, टैलेंट द फर्म इज गोइंग टू अप्रिशिएट देम 1000-2000 धर्म से या 3000। मुझे लगा कि अब समझ आता है कि मतलब वो 10-20 बंदे एक ही बंदे के रेफरेंस पे जा रहे होते हैं, तो एक धंधा बोला बता रहा हूँ। तो ये रेफरेंस ही मैं बता रहा हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंस होती है आगे जाके भी। तभी फर्म में जाए तो एक बात और कि अपने सीनियर से बना के रखें, वो सीनियर्स आपसे पहले पहुंच जाएंगे, वो अपनी एक अच्छी स्टैंडिंग रख लेंगे, दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू कॉल यू अब्रॉड एज वेल। आपका नाम आगे कर दिया, वो बंदा जितना मशहूर होगा वहाँ पे उसकी इतनी सुनी जाएगी, हाँ ये खुद चीता बंदे लाएगा भी चीते बंदे को। तो अपने फर्म में इस तरह के कनेक्शन भी रखें, अपने बैच में ही नहीं घूमें, अपने बैच से आगे भी निकलें, नीचे नहीं ऊपर, ऊपर भी जाएं। नीचे कोई बैच में नीचे कोई बैच में आदमी खातून आ रही है तो वहां नहीं, वो फायदा नहीं है वहां से। फोकस ऊपर करें। कौन था ये? आप जब नहीं आना चाहेंगे, थैंक यू। मुझे अगर मतलब मैंने तो शुरू में ही बोला है कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझे, मैंने पहले ही कहा था कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप लोग इसके सेशन के बाद भी यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन। मैं तो जवाब देने में टाइम लगाता हूँ, बट जैसे ही टाइम मिलता है जवाब दे दूंगा। दे देना रेफरेंस प्लीज। नहीं यार, मैं ट्रेनी हूँ, मैं रेफरेंस नहीं हो सकता। मैं ऊपर से फर्गसन में बहुत मुश्किल से रेफरेंस, ठीक है, मैंने नहीं सुना कोई रेफरेंस पे आया। फर्गसन में तो वैसे ही चांसेस आपके रेफरेंस के नहीं है, उसका तो आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही चलता है। चलें, आई थिंक दैट्स, मैं पता तो चला नहीं मुझे। हाँ डिस्कनेक्ट फिर बाद में होगी। हाँ मैं भी इंशाल्लाह आप अभी आएंगे ना आप अभी तो पिक्चर दी में डाल देगा एक पिक्चर anyone has a good camera, एक पिक्चर अगर लेकर मेरी नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है पिक्चर की वजह भी। अब स्क्रीन बंद कर दी मैंने। नहीं सुनना मुझे, कहना आप तो किसी काम की नहीं। थैंक यू ज़ैफा, थैंक यू वेरी मच। ओके चलिए, तो बहुत सारी बातें हो गई आज। अच्छा, ऑनलाइन ऑडियंस, आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही थी? अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। बहुत सारी बातें अब हो गई, जो मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, वो अच्छी बात है कि दे हैव बीन डिस्कस्ड। तो चूंकि हमारा टाइम भी काफी ऊपर हो गया, तो वी विल वेरी क्विकली कंप्लीट द टास्क्स। हाँ मुझे पता है आप लोग फारिग हैं, हम तो नहीं है ना, ठीक। हम और वो तो तुम करते हो ना, लेकिन तुम फिर भी बोलते हो, देखो। ओके क्यों अजीब क्या लगेगा? हो सकता है तुम शलवार कमीज में अजीब लगते हो। मुझे पता है आप अपनी बात बोलते हैं। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, इनके हमसे मतलब होता है मैं, इनके साथ ये टेक्निकल फॉल्ट है।
कुछ नहीं कर सकते। हाँ चले, ओके लेट्स कंटिन्यू। मेरे ख्याल से इसको वाइंड अप करते हैं बस आधे घंटे में मैक्सिमम, ताकि आपकी अपनी जो कमिटमेंट बता दो क्लास को। अच्छा देखिए, बहुत सारी बातें, आई थिंक ये 1 घंटा जो आपका पिछला 1 घंटा था, इट वाज वेरी वेरी यूजफुल। और ये वो सारी बातें जो आप सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आई थिंक हुज़ैफा कवर्ड एवरीथिंग वेरी वेल, एंड ही एक्चुअली टुक यू टू द ऑडिट फर्म कि भाई ये हो रहा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो थोड़ी सी अगर एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है तो थिंग्स बिकम बेटर। चलें, लेट्स मूव ऑन। आई एम श्योर जिन्होंने आज सेशन अटेंड नहीं किया, दे मस्ट हैव मिस्ड इट। मुझे नहीं पता लोगों ने क्यों उसको इतना नॉन सीरियसली लिया। एथिक्स ऑफ अ वर्बल कॉन्वर्सेशन, बात करने की तमीज और तहजीब। ये हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छी आती है बात करना, बट प्रॉब्लम होता है। इसमें भी कुछ एटिकेट्स हैं, उसको अब देखते हैं कि व्हाट आर द एटिकेट्स फॉर अ वर्बल कॉन्वर्सेशन। एथिक्स क्या है? लिसन टू एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉन्वर्सेशन। ये इंटरव्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो हम थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपसे अपनी बात करूं, आई लॉस्ट 2 इंटरव्यूज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। मेरे अंदर बोलने की बीमारी बहुत पुरानी है, यू नो। और होता क्या था, मेरे साथ 2 इंटरव्यूज में हुआ। इंटरव्यूअर ने सवाल पूछना शुरू किया और अभी वो सवाल बीच में होता था, इन द मिडिल होता था, एंड आई स्टार्टेड आंसरिंग इट। इंटरव्यूअर देखता था क्या हो, मुझे सवाल तो कंप्लीट करना है। और आखिर में जब मेरा इंटरव्यू हो गया तो ही गेव मी अ फीडबैक that you have a very bad habit of just speaking up without waiting for the other person to actually end. आप सामने वाले को अपनी बात मुकम्मल करने दें। अब होता क्या है, सारे सामने वाला जब बोल रहा है तो वो एक सांस में तो नहीं बोलेगा ना, वो बीच में रुकता है, कुछ सेकंड सांस लेने के लिए आप शुरू हो जाते हैं। लिसन टू द इंटरव्यूअर प्रॉपरली, वेट फॉर सम टाइम, कुछ सेकंड आप जरूर लें। मुझसे अभी एक सवाल के किसी ने कि आर पॉजेस गुड? यस, पॉजेस आर गुड। कोई भी आपसे ये नहीं कह रहा कि उसका सवाल खत्म और आप उसका जवाब दे दें। वो सवाल खत्म करें, आप कुछ सेकंड्स का पॉज लें, सोचें और फिर जवाब दें। और वो एक्सपेक्ट करता है कि आप रुकेंगे और सोचेंगे और जवाब देंगे। आप रोबोट नहीं, आप मशीन नहीं है। तो इसी तरह नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी आपको ये एथिक्स जो है वर्बल कॉन्वर्सेशन के यूज करने। रेजिस्ट द अर्ज टू जंप इनटू अ कॉन्वर्सेशन व्हेन समवन पॉजेस इन थॉट, वेट अ सेकंड और टू एंड देन रिस्पॉन्ड। ओके, बी एन एक्टिव लिसनर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। While you are at the interview, वो सवाल पूछ रहा है, हम सवाल सुनते हैं क्या? हम ये सोच रहे होते हैं मुझे क्या बोल रहा है। आप सवाल नहीं, you waiting for your turn to talk। उससे होता क्या है, the interviewer gets it। ये टेक्निक क्लासेस में लोग यूज करते हैं, they use it very effectively sometimes। बहुत सारे बच्चे, अब तो आप माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस्ड हो गए, आप नीचे सेल फोन पे मैसेज टाइप कर रहे हो तो ऊपर आप do you nod? Yes, you do nod। That nodding tells the teacher, in fact टीचर को वो चीज धोखा दे रही होती है कि आप सुन रहे होते हैं, जबकि आप नहीं सुन रहे। इट्स ऑल राइट, आप नहीं सुन रहे, लेकिन आपको सामने वाले को यकीन दिलाना है कि आप सुन रहे हैं। और उसके लिए आपके चेहरे पे एक प्लेजेंटनेस हो। स्माइल मीन्स स्माइल, इट डजंट मीन लाफिंग, यू नो। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन इन बिटवीन, वरना तो उसको लगेगा उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी स्माइल नहीं, एक सार्कास्टिक स्माइल होती है, एक हंसना होता है, एक बहुत ही स्लाइट स्माइल होती है जो कि आप कह भी नहीं सकते कभी कभार कि ये स्माइल है या नहीं, बट दैट shows a pleasantness on your face। that is important, that you're feeling comfortable। डरे सहमे हुए नहीं है आप कि वो सवाल पूछा है उसको लगे कि आप किसी दहशत में बैठे या आपके पसीने छूट रहे हैं और आप यूं 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 कर रहे हैं, ये नहीं करना। तो ये अपनी नर्व्स पे आपको कंट्रोल रखना है। एंड मेकिंग आई कांटेक्ट, दुनिया का सबसे मुश्किल काम आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। आई कांटेक्ट आपने हर सूरत मेंटेन करना है, लेकिन आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं होता। देखिए, आई कांटेक्ट इज समथिंग नेचुरल ना, आई कांटेक्ट इज नेचुरल। अब होता क्या है, हमें नेचुरल आई कांटेक्ट मेंटेन करने की आदत नहीं होती ना, या हम डरे हुए होते हैं। जब हम कॉन्शियसली आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो क्या होता है, जब हम जानबूझ के आंखें खोलने की कोशिश करते हैं ना, वी स्टार्ट स्टेयरिंग। वो तो बहुत अजीब सी चीज है ना। इंटरव्यूअर अगले सवाल के बाद आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछेगा, जाइए प्लीज, थैंक यू। उसको लगेगा पता नहीं ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो
So there is a very fine line between maintaining eye contact and staring. Eye contact doesn't mean कि आपकी पलकें नहीं झपक सकती, तो होंगी, वो नेचुरल है, लेकिन आपने इधर उधर नहीं देखना। मतलब आपसे सवाल कर रहे हैं, आप इधर मैसेजेस देख रहे हैं, अच्छा भाई ये चल रहा है, आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उसका कमरा देख रहे हैं, जबरदस्त है ये। नो, व्हेन ही इज टॉकिंग टू यू, यू हैव टू लुक एट हिम। ये बेसिक एटिकेट है। मैं ये बेसिक एटिकेट्स आपको सिखाने नहीं चाहिए, ये आपको आते हैं, या आपने बचपन से अब तक सीखे, या आपकी तरबियत का हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनको मिस कर रहे होते हैं। इसलिए बार बार इनकी रिकैपिंग जरूरी है कि ठीक है, अगर अनकॉन्शियसली कहीं गड़बड़ हो रही है तो कॉन्शियसली अब आप गड़बड़ ना करें और इंश्योर करें कि चीजें हों। ओके, बिल्ड योर वोकैबुलरी, अवॉइड वल्गर रेफरेंसेस एंड स्वेयर वर्ड्स। कसम खुदा की मैंने बहुत मेहनत करी फिर भी पास नहीं हुआ। नहीं, ये नहीं कर रहा। स्वेयर वर्ड्स, कस्बे नहीं खानी, वास्ते नहीं देने, it's not professional. Poor language is not professional and it offends someone. Don't ask personal questions. वो आपसे आखिर में कहता है इंटरव्यूअर, any questions? हाँ, ये बताइए आपकी सैलरी कितनी है। ये सवाल पूछने वाले नहीं है। अच्छा, ये तो मैं इंटरव्यू के बाद आपसे स्पेसिफिकली कर रहा हूँ। इवन जनरली आप किसी कॉन्वर्सेशन में बैठे, आप किसी से नहीं पूछेंगे तुमने जो पहना है कितने का है ये, यू नो, या व्हाट्स योर सैलरी, कितना तुम्हें रेज मिला। दीज आर non-professional question that people don't like to answer. एज पूछ लेते हैं लोग, खवातीन को बुरा लग जाता है, यू नो, स्पेसिफिकली। उमर तुम जो है ना, मैं क्या बोलूं। टॉपिक्स टू बी अवॉइडेड, टॉपिक्स टू बी अवॉइडेड, इन पर आपने डिस्कशन नहीं करना। रिलीजन, मनी, पॉलिटिक्स, इलनेस एंड डेथ एंड गॉसिप्स एंड जोक्स ऑफ अ क्वेश्चनेबल टेस्ट। ठीक है, नहीं, वो पॉलिटिक्स का अगर आपसे पूछते हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। ये तो हम जनरल कॉन्वर्सेशंस की बात कर रहे हैं कि अगर कोई जनरल कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो उसमें यू शुड अवॉइड टॉपिक्स लाइक पॉलिटिक्स, इन पे बात ना करें तो बेहतर। अगर वो स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा है तो आप करेंगे। क्या चीज नहीं पूछनी? शेल्फ लाइफ किस चीज की? मैंने फिर वही कहा ना आपसे कि आप ऐसे कोई भी क्वेश्चंस ना पूछें जिससे वो अनकंफर्टेबल हो। आपको उसको कंफर्टेबल करना ना, मतलब आपको ऐसी चीज पूछेंगे जिसका जवाब अगर उसके पास नहीं है, वो नहीं दे सकता, तो देन ही माइट फील ऑफेंडेड। अच्छा, मीटिंग एंड ग्रीटिंग, फर्म हैंडशेक, अच्छा हैंडशेक। फर्म हैंडशेक का मतलब फर्म, ऑल द फिंगर्स क्लोज्ड। ये मतलब नहीं कि दबा देना है हाथ उसका, नहीं, टूट जाए हाथ, ये नहीं करना। और ये भी नहीं यूं वाला, ये भी नहीं, फर्म, fingers closed, yes, that shows your confidence, that shows your confidence। जैसे कि अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं भी खैर मैं आगे आप आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी फिंगर्स नहीं हो आपकी, यूं बिल्कुल आप करके हैंडशेक ना करें, इट शुड बी अ फर्म हैंडशेक। अच्छा, हैंडशेक करना भी है या नहीं? व्हेन यू एंटर इनटू द इंटरव्यू रूम, पार्टनर है, इंटरव्यू के लिए बैठा है, आप रूम में एंटर हुए, हैंडशेक कर रहे हैं उससे? हाउ विल यू गेट टू नो दैट? जब तक वो खुद हाथ ना बढ़ाए। और कभी कभार वो हाथ नहीं बढ़ाएगा लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको बताएगा कि वो हैंडशेक करना चाहता है, तो ओके, डू इट। अच्छा, फॉर एग्जांपल, एक कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल होती है ना, बड़ी लंबी टेबल, वो इंटरव्यूअर वहां बैठा है दूर टेबल पे, और आपका और उसके बीच में फासला बहुत ज्यादा है, लेकिन आप तो सोच के गए कि मैं तो हाथ मिला के जाऊंगा ही। या तो आप बहुत दूर तक आपको पूरा लेट जाना पड़ेगा टेबल पे, या आप पूरा घूम के जाए। unnecessary movements are not recommended। अगर उसने आपसे हाथ मिलाना है, वो खुद आपके करीब आएगा या गेट पे आपको ग्रीट करेगा, उस रूम के गेट पे, और आपसे हाथ मिलाएगा। What if there is a female interviewer and she offers you handshake? It happens. There is a female interviewer and when you enter she offers you a handshake. तो मैं दोनों फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियसली वो पूछेंगे नहीं उस चीज के लिए, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। What would you do? मिला लेंगे? कितने लोग कह रहे हैं मिलाएंगे? नहीं, मिलाएंगे, मिलाएंगे, बिल्कुल मिलाएंगे। रिफ्यूज कर दे, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं क्या करें?
ये आपको टैक्टफुली डील करना होगा। अगर आप हाथ नहीं मिलाना चाहते, इट्स ऑल राइट, दैट्स योर राइट, दैट्स योर चॉइस। आपको पोलाइटली रिफ्यूज करना होगा, या आपने इधर उधर हो जाना होगा कि फील ना हो। एंड इफ यू वांट अ हैंडशेक, ओके गो अहेड, बट आपने ब्लंटली रिफ्यूज नहीं करना, आपने सामने वाले को लेट डाउन नहीं करना, बिकॉज मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, दे वांट टू डू इट। यस, I will put hand on my heart and refuse politely. Yeah. This is Mr. Mohammed Ahmed from North Campus, right? He said कि मैं अपना दिल पकड़ लूंगा और हाथ नहीं। Okay. Okay. चले तो ये तो है। Okay. Meet and greet people while passing by corridors में pass करें, greet करें, greet by handshake, that's very important. Always greet when entering into a room. ये etiquette से meeting and greeting के. Greet superiors prior to their staff. Normal etiquette से हम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, just a refreshment of that के. Guests prior to colleagues. अपने जो जानने वाले आपके होते हैं उनसे पहले आपको guests को, मेहमानों को greet करना है. Acquainted prior to unacquainted. एक बिल्कुल अनजान बंदा है और एक जानने पहचानने वाला बंदा है, तो आप पहले जिसको जानते हैं उसको greet करेंगे, ना कि बिल्कुल अनजान आदमी। Older before considerably younger. Okay, and women prior to men. ये etiquettes हैं. You may agree or you may disagree with that. The worldwide etiquettes है. While greeting, no sunglasses on. किसी से हाथ मिलाते हुए sunglasses नहीं होंगे. क्यों? Greeting तो एक बहाना है, असल में eye contact है. And if that eye contact is missing, there is no need for the greeting. No gloves on, because gloves पहन के किसी से आप हाथ नहीं मिलाएंगे. Because handshake means feeling the warmth, right? So gloves तो पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा. Why would someone want to shake hands with you? Stand up and greet. हाथ मिलाते हुए हमेशा कोशिश की जाए कि आप खड़े होकर हाथ मिलाएं. And handshake is retaining an old custom. कि देखें ये examples की मैं आपसे बात कर रहा था, ये इस किस्म के handshakes आपने नहीं करने. ठीक है? Can we wear cap during interview? What cap are you talking about, Mohammed Ahmed? किस कैप की तो मतलब एक तो हैट होती है और एक कैप होती है और एक नमाज की टोपी होती है जो आप कराते रहते हैं। यस, हैट क्यों पहनोगे इंटरव्यू में? यू वांट टू बी किंग चार्ल्स फोर और व्हाट? व्हाई अ हैट? आई मीन दिस इज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि तुम, खैर है, तो फिर हम इसमें बाद में बात करेंगे टोपी के ऊपर, ठीक है? ओके। सन से बचने वाली हो तो तुम्हारा खुले मैदान में थोड़ी इंटरव्यू होगा। ओके, इंट्रोडक्शन जब आप लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, अ मैन इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड टू अ वुमन। एटिकेट्स हैं, कभी जरूरी नहीं कि फॉलो भी हो, बट यूजुअली ऐसे ही होता है। अ यंगर पर्सन इज इंट्रोड्यूस्ड टू एन ओल्डर पर्सन। अ पर्सन विद अ लोअर पोजीशन is introduced to a person higher in rank. Okay. While introducing people, use proper names. You have to use proper names. You have to call spouses by their own name. ये सकते हैं सर? यहाँ कोई क्लास है? कितने बजे? अच्छा चलिए फिर मैं इसको ब्रैकेट करता हूँ, ठीक है? ओके। लोगों को आप उनके नाम से बुलाइए, मिसेस, एंड दीज थिंग्स विल नॉट वर्क इन द फर्म, ओके? Always introduce single person to a group and not otherwise. अच्छा, what's the time? Actually यहाँ पर एक क्लास शेड्यूल्ड है, तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। इंटरव्यू टेक्निक्स वाला जो पार्ट है ना, अगर आपको याद हो या हो सकता है आपने देख भी लिया, आई शेयर्ड अ लिंक विद यू। लेकिन ये तो जनरल बिजनेस एटिकेट्स की यहाँ पर हमने बात करी है, कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड, कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है। जो स्पेसिफिकली इंटरव्यू रिलेटेड कुछ टास्क हैं जो कि हुज़ैफा ने 90% कवर कर लिए, बट स्टिल उसका लिंक मैंने कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले इस इंडक्शन वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था। मैं अभी दोबारा शेयर कर देता हूँ, उसको भी आप एक दफ़ा देख लें। उसमें कुछ इंटरव्यू स्पेसिफिक रिलेटेड बातें वो भी आप देख लें। और बाकी इफ़ यू वुड वांट फर्दर सेशंस 15 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद, रिजल्ट आने के बाद कोई रिफ्रेशर आपको चाहिए, कुछ मजीद क्वेरीज हैं, तो we'll have another session on this, right? अभी तक कोई सवालात हैं तो आप लोग मुझसे पूछ लें। Any questions so far? तो हम यहाँ पे इसको आज एंड करते हैं।
ईमेल एटिकेट्स अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द टाइम भी, इसको हम बाद में देखेंगे। यस चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। बाकी स्टे इन टच ऑन द ग्रुप, ऑल ऑफ यू आर ऑन द इंडक्शन ग्रुप और नॉट? TSA इंडक्शन ग्रुप, राइट? अगर आप में से कोई इस पर नहीं है तो डू लेट मी नो नाउ, ताकि मैं आपको उस पर ऐड कर दूं। जो भी अपडेट्स हैं वो उस पर मिलती रहेंगी आपको। जो लिंक था मेरे एक और सेशन का, उसकी रिकॉर्डिंग है वहां पे पूरी, वो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। और बाकी आज के सेशन की रिकॉर्डिंग आई विल सी के वेदर हम इसको शेयर करें या नहीं करें। फॉर दोज हु आर नॉट हियर तो विल डिसाइड दैट। लेकिन आप तो चूंकि आ गए हैं तो आपने सुन लिया, तो आपको इतनी इसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह विल स्टे इन टच ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।